Hello friends, welcome to Life Prep. Today is lecture number 4 of 5 for molecular basis of inheritance. तो आज MBA के रिवीजन में यहाँ से शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन में लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी रिवाइज कर लिया, ठीक है, कि डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन इन्फॉर्मेशन डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में जाती है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑन टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आरएनए बनने को आरएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, मगर डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। वहां पे कौन सी कॉम्प्लीमेंटरिटी आएगी? AUGC वाली कॉम्प्लीमेंटरिटी आएगी, ठीक है। तो ये सब सुनने के बाद हम लोगों ने देखा कि दो स्ट्रैंड होता है, एक होता है टेम्पलेट जिसको एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज रीड करता है आरएनए बनाने के लिए, और दूसरा वाला स्ट्रैंड कौन सा होता है? कोडिंग, जिसको जो इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सो आज यहां से शुरू करेंगे वाई नॉट बोथ, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत एम्फेसिस से पढ़ना जरूरी है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वाई नॉट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड का क्यों नहीं होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने इसको स्टार्ट में ही किया है, व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये बहुत कंसेप्चुअल है, आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद दिस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या ऑलरेडी पढ़ लिया है? हम सब ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एक ही स्ट्रैंड से बाइंड करेगा, ठीक है, मतलब आरएनए बनाने के लिए एक ही स्ट्रैंड का यूज करेगा। तो देखो ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? आरएनए पॉलीमरेज। सो आरएनए पॉलीमरेज जिस स्ट्रैंड से बाइंड करके आरएनए बनाएगा, उस स्ट्रैंड को हम लोग कौन सा स्ट्रैंड बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये ऊपर वाला स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने तो भी बता दिया कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को आरएनए पॉलीमरेज कैसे रीड करेगा, किस डायरेक्शन में? 3 to 5। और नया आरएनए कैसे बनाएगा? 5 to 3, ठीक है। और आरएनए कैसा होगा? टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री और टेम्पलेट के पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये सब सुनने के बाद अब जरा सा जो आरएनए बना है टेम्पलेट से, उसका सीक्वेंस पे जरा सा ध्यान देते हैं। विल पे अटेंशन टू सीक्वेंस ऑफ आरएनए, ठीक है। तो चलो खटाखट, ठीक है। ए का यू, ठीक है, ए यू ए उआ उआ कगक उग, ठीक है। ये तो नो डाउट टेम्पलेट से आरएनए बना है, ठीक है। मान लो एट द सेम टाइम मान लेते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज इस वाले को बाइंड करता, तो उस केस में ये टेम्पलेट होता ना, और टेम्पलेट को कैसे रीड करता? 3 से 5। और इस वाले से भी आरएनए बनाता, ठीक है, किससे? दूसरे वाले स्टैंड से भी आरएनए बनाता। तो उस केस में आरएनए एक स्टैंड से बनता या दोनों से बनता? दोनों से बनता, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दूसरे वाले स्टैंड से अगर बनता तो कैसा बनता, ठीक है। सो लुक, सबसे पहले तो इस स्टैंड का कोड लिख लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया? टाटा, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो इससे अगर आरएनए बनेगा तो आरएनए कैसा होगा? कैसा होगा? टी का ए का यू, आओ आओ, GC, ठीक है, टी का ए, जी का सी। बना कि नहीं बना? ठीक है। सो क्वेश्चन तो वही है कि दोनों से क्यों नहीं बनता, यही तो क्वेश्चन है ना। और मैंने क्या किया है? दोनों को दोनों से बना दिया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर दोनों से बनेगा तो होगा क्या, ठीक है। इफ बोथ स्टैंड्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज आरएनए, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि आप इसको देखो, ये जो आरएनए बना है, ठीक है, ये जो आरएनए बना है, ठीक है, अगर ये वाला आरएनए मतलब ऊपर वाले स्टैंड से बना हुआ आरएनए और नीचे वाले स्टैंड से बना हुआ आरएनए, दोनों आरएनए एक समय पे बने। कब बने? एक समय पे, सेम टाइम, ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि ये दोनों आरएनए कैसे हैं? नोटिस कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल, कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो ना, इसमें बेस पेयरिंग हो जाएगी ना,
ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो इनसे बनने वाले आरएनए भी कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। सो अगर सेम टाइम पे ये वाला और ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट एट द सेम टाइम, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आरएनए जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। लेकिन डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने के लिए दोनों स्ट्रैंड से आरएनए कब बनना चाहिए, सेम टाइम पे। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूजेबल है या अनयूजेबल है, अनयूजेबल है। ठीक है, सो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि आरएनए बना, लेकिन आरएनए कौन सा चाहिए था, सिंगल स्टैंडर्ड, और बन कौन सा गया, डबल स्टैंडर्ड, विच इज नॉन फंक्शनल। ठीक है ना। सो मैं बीच में लिख रहा हूं, आप भी ऐसे लिख लो, इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए के टेम्पलेट का काम करेंगे, इफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट, ठीक है। सो पहला वाला ऑप्शन क्या है, सेम समय पे, साइमल्टेनियसली। तो आप बताओ, अगर दोनों से आरएनए बनेगा एक समय पे, सेम टाइम पे दोनों से आरएनए बनेगा, ठीक है, तो आरएनए कैसा बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, तो इस केस में ट्रांसक्रिप्शन हुआ या नहीं हुआ, अरे आरएनए बना ना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ ना, आए हाय, हुआ ना ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन ट्रांसलेशन होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा ट्रांसलेशन, क्योंकि आरएनए कैसा बना है, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा मगर ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूजफुल है या फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल है, मतलब काम भी हुआ और उसका कोई फायदा भी नहीं है। आप ये पॉइंट समझ रहे हो कि ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। संडे के एग्जाम के लिए तुमने पढ़ाई भी करी, फिर भी एग्जाम खराब चला गया। अगर पढ़ाई नहीं करी होती, एग्जाम खराब गया होता, तो उसमें कोई गम की बात नहीं है। लेकिन संडे के लिए तुमने पढ़ा भी, फिर भी पेपर डिफिकल्ट आ गया, पढ़ा हुआ नहीं आया, तो पढ़ाई बेकार चली गई। ठीक है, सो वही पॉइंट है कि सेम टाइम पे अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, तो आरएनए कैसा बनेगा, डबल स्टैंडर्ड, ट्रांसक्रिप्शन हुआ मगर ट्रांसलेशन नहीं होगा। देयरफॉर कौन बेकार गया, ट्रांसक्रिप्शन, देयरफॉर ट्रांसक्रिप्शन इज फ्यूटाइल, ट्रांसक्रिप्शन इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब काम का है या बेकार गया, बेकार गया, मेहनत बेकार गई, आए हाय, वेस्टफुल। ठीक है, अभी देखते हैं कि अगर डिफरेंट समय पे होगा तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर इसका, इससे आरएनए अलग समय पे बने और इससे आरएनए अलग समय पे बने, सो इफ दीज टू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ स्ट्रैंड अकर एट डिफरेंट टाइम्स, तब तो डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनेगा ना। ठीक है, सो उस केस में एक आरएनए बनेगा या दो आरएनए बनेगा, दो आरएनए। लेकिन दोनों आरएनए कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रैंड, तो एक ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, सो कभी भी एक आरएनए और दो आरएनए की जो सीक्वेंस है, उसको अपोजिट पोलैरिटी में रीड करना चाहिए या सेम पोलैरिटी में रीड करना चाहिए, सेम पोलैरिटी में। तो चलो ये वाले को 5 to 3 अगर रीड कर रहे हैं, तो दूसरे वाले को भी क्या, कैसे रीड करना चाहिए, 5 to 3 रीड करना चाहिए ना। आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री कि अगर इसको 5 से 3 में रीड कर रहे हैं, सीक्वेंस को कैसे रीड कर रहे हैं, 5 से 3 में, तो इसको भी कैसे रीड करना चाहिए, 5 से 3 में रीड करना चाहिए। अब आप देखो कि ये दोनों आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड बने हैं। सिंगल स्टैंडर्ड क्यों बने हैं, क्योंकि सेम टाइम पे नहीं बने हैं, डिफरेंट टाइम पे बने। अरे एक समय टाइम टी इक्वल टू 1 पे ऊपर वाला बना, दूसरे समय टाइम टी इक्वल टू 2 पे दूसरा वाला बना। सो दो अलग अलग, मतलब नॉन साइमल्टेनियसली बने हैं ना। सो दोनों आरएनए कैसे होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब ये यूजेबल है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों की सीक्वेंस सेम नहीं है। सो लुक एट दैट, एक वो हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। क्या दोनों की सीक्वेंस सेम है क्या, यू कैन कंपेयर यूए यूए सी जी, और यहां क्या है सी ए सी जी यूए यूए, तो ऑब्वियसली दोनों की सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सो इसका मतलब अगर अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा मगर साइमल्टेनियसली या नॉन साइमल्टेनियसली, नॉन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से आरएनए बनेगा लेकिन अलग अलग समय पे, ठीक है, सो
कितना आरएनए बनेगा, एक की दो, दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेंगे, ठीक है, दो सिंगल आरएनए बनेंगे, ठीक है। और ये दोनों आरएनए कैसे होंगे, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट सीक्वेंस के होंगे ना। जब हम सब बोलते हैं कि आरएनए डिफरेंट है तो इसका मतलब उसकी सीक्वेंस डिफरेंट है, ठीक है ना। तो दोनों आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी, डिफरेंट, ठीक है। देयरफॉर ये कितना प्रोटीन बनाएंगे, एक प्रोटीन या दो अलग अलग प्रोटीन, दो अलग अलग प्रोटीन। अगर सीक्वेंस डिफरेंट है तो प्रोटीन भी तो डिफरेंट बनेगा ना, टू डिफरेंट प्रोटीन। अब इस वाले केस में प्रॉब्लम समझ में आई क्या है, इस वाले केस में प्रॉब्लम ये है कि डीएनए तो एक ही है, अरे देखो ना, डीएनए तो ये दोनों स्ट्रैंड मतलब एक ही डीएनए है ना, लेकिन उससे प्रोटीन कितना बनेगा, दो। सो इस वाले केस में प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि वन डीएनए या फिर ऐसा बोलो वन जीन, लेकिन इससे प्रोटीन कितना बनेगा, दो अलग अलग प्रोटीन, टू कॉपीज ऑफ सेम प्रोटीन नहीं, टू डिफरेंट प्रोटीन। ये बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है, तो एक जीन से दो प्रोटीन बनेंगे, ठीक है, उसमें से एक मान लेते हैं यूजफुल होगा और दूसरा मान लेते हैं यूजफुल होगा या वेस्टफुल होगा, वेस्टफुल होगा, ठीक है। सो ये वाला प्रोसेस भी कैसा हो गया, वेस्टफुल। इसका मतलब अगर सेम टाइम पे बने तो भी वेस्टफुल, अगर डिफरेंट टाइम पे दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बने तो भी एक वाला आरएनए wasteful. So overall, both strands of DNA cannot act as template either simultaneously or non-simultaneously, क्योंकि इसमें से टोटली क्या हो जाएगा, wasteful, ठीक है। अब आते हैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ पे, ठीक है। देखो शुरुआत कहां से करी एनसीईआरटी ने, डायरेक्ट क्वेश्चन किया एनसीईआरटी ने, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी क्या करेगा, कॉपी करेगा। Why both strands of DNA are not copied during ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, हैज अ सिंपल आंसर। तो देखो फर्स्ट, पहला केस, ठीक है, फर्स्ट केस, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे तो उनसे आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन दोनों आरएनए मॉलिक्यूल की सीक्वेंस कैसी होंगी, डिफरेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सेम तो नहीं होता ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सेम होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए की जगह ए लगता है या ए की जगह यू लगता है आरएनए में, तो कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन सेम ना, ठीक है। हाँ, अगर यहां पे सीक्वेंस, ध्यान से सुनना, अगर यहां पे सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होती तो इधर से उधर, उधर से इधर सीक्वेंस सेम होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पे सीक्वेंस ऐसे कुछ होती, आई होप यू कैन इमेजिन, GAA और सीक्वेंस ऐसे होती GAA तो उस केस में आरएनए सेम बनता, बनता कि नहीं बनता। सो ऊपर वाला आरएनए भी क्या बनता, CUUAAG, और नीचे वाला भी आरएनए क्या बनता, CUUAAG। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में तो सेम बनता, लेकिन ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक है, नॉन पैलिंड्रोमिक है, नॉन, नॉर्मल सीक्वेंसेस तो नॉन पैलिंड्रोमिक होती है ना, ठीक है। सो नॉन पैलिंड, नॉर्मली अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो कैसा आरएनए बनेगा, डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी वजह से जो प्रोटीन बनेगा वो भी कैसा होगा, अलग होगा। अगर आरएनए सीक्वेंस अलग है तो कोडॉन्स अलग है, और कोडॉन्स अलग है तो प्रोटीन भी अलग है, ठीक है। सो प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट, इसलिए एक सेगमेंट डीएनए से दो प्रोटीन बनेंगे। जैसा मैंने लिखा एग्जैक्टली सेम एनसीईआरटी ने लिखा कि एक डीएनए के सेगमेंट से, एक जीन से दो प्रोटीन बनेंगे, जो कि लॉजिकल है या इलॉजिकल है, इलॉजिकल है। एक डीएनए सेगमेंट से एक ही प्रोटीन बनना चाहिए, एक डीएनए सेगमेंट पे दो प्रोटीन बनाने का प्रेशर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, चलो हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड, दो आरएनए मॉलिक्यूल अगर सेम समय पे बनेंगे, अगर सेम समय पे बनेंगे, दोनों आरएनए मॉलिक्यूल कॉम्प्लीमेंट्री है ना, अगर सेम टाइम पे बनेंगे, ठीक है, बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, दे वुड फॉर्म विच काइंड ऑफ आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ, पढ़ाई तो रात में जग के करी, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा, ठीक है। सो आरएनए बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, वो प्रोसेस नहीं होगा। अगर डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया तो वो तो नॉन ट्रांसलेटेबल है ना, एमआरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए, तभी ट्रांसलेशन हो सकता है उसका, ठीक है। सो देयरफॉर कौन बेकार गया, फ्यूटाइल,
पूरी मेहनत किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की, बेकार गई। सो दोनों स्ट्रैंड डीएनए के टेम्पलेट का काम नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि चोजन स्ट्रैंड कौन सा होता है, ठीक है, कि टेम्पलेट कौन डिसाइड करता है कि टेम्पलेट होगा, ठीक है, तो आंसर है कि प्रोमोटर डिसाइड करता है कि टेम्पलेट होगा, ठीक है। सो एक नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो कि प्रोमोटर सीक्वेंस डिसाइड्स, प्रोमोटर सीक्वेंस डिसाइड्स कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा और कौन सा स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट को क्या बोल रहे थे, कोडिंग होगा। सो प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर डिसाइड करता है कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट है और कौन सा स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट है, कोडिंग है, ठीक है। तो चलो फिर से ये हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये वाला लेफ्ट से राइट में पोलैरिटी क्या है, 3 से 5, नीचे वाला लेफ्ट से राइट में पोलैरिटी क्या है, 5 से 3, ठीक है। मगर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के पास तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ठीक है, उसको ऊपर वाले से नीचे वाले से मतलब नहीं है। अगर वो यहां बाइंड करेगा तो इस वाले को 3 से 5 रीड करेगा, अगर वो यहां बाइंड करेगा तो इस वाले को 3 से 5 रीड करेगा, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज तो आइडियल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से मतलब है क्या, या 3 to 5 से मतलब है, 3 to 5 से मतलब है, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज इससे भी बाइंड कर सकता है, इससे भी बाइंड, लेकिन सवाल ये बाइंड करेगा किससे, तो जिसके पास क्या हो, प्रमोटर। सो अगर प्रमोटर यहां लोकेटेड है, पी फॉर प्रमोटर, अगर प्रमोटर यहां लोकेटेड है तो आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करेगा, यहां, ठीक है। किसको रीड करेगा, इसी को, आरएनए बना देगा, बना दिया, ठीक है, और यहां पे छोड़ेगा भी किसको, इसी को। सो आरएनए पॉलीमरेज किस स्टैंड से बाइंड कर रहा है, कौन सा स्टैंड टेम्पलेट है, जिसके पास प्रमोटर एक्चुअली प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रमोटर यहां पे प्रेजेंट होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करता, आरएनए पॉलीमरेज यहां नहीं होता, अगर प्रमोटर वहां होता तो आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करता, यहां बाइंड करता, और ये वाला टेम्पलेट हो जाता, इसका मुंह देख के आरएनए बनाता और वो वाला खड़ा रहता वहां, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर डिसाइड करता है कि कौन सा स्टैंड टेम्पलेट होगा और कौन सा स्टैंड कोडिंग होगा। ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, ये कहां लिखा है, यू नीड टू कम टू द नेक्स्ट पेज, और यहां पे देखो लिखा है, ठीक है, प्रमोटर की तारीफ में क्या लिखा है, ठीक है, कि प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा स्टैंड, कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट में तो 3 प्राइम तरफ है, लेकिन रेफरेंस स्टैंड कौन है, कोडिंग, वो लास्ट में कल ही बताया, ठीक है। और कोडिंग के 5 प्राइम एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, ठीक है। सो कोडिंग के ये जो येलो वाला स्टैंड है ये कोडिंग है, ठीक है, इसके 5 प्राइम एंड को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्यों बोलते हैं, लेफ्ट से राइट है इसलिए, या फिर आरएनए पॉलीमरेज इसके आगे जाएगा इसलिए, आरएनए पॉलीमरेज इसके आगे जाएगा इसलिए बोलेंगे ना, ठीक है। और इस वाले को डाउन स्ट्रीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इसकी तरफ जाएगा ना। सो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, आरएनए पॉलीमरेज कहां से कहां जाएगा। सो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का अपस्ट्रीम, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डाउन स्ट्रीम। सो आरएनए पॉलीमरेज कहां से कहां जाएगा, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम। तो जहां पे मशीनरी जहां से शुरू होगी उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, और जिधर जाएगी उसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन क्या है, ठीक है, प्रमोटर डीएनए सीक्वेंस है जो क्या प्रोवाइड करती है, कौन सी साइट, बाइंडिंग साइट, किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए। और प्रमोटर का प्रेजेंस ही डिसाइड करता है, ये लाइन नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड अंडरलाइन दिस, इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट डिफाइंस कि कौन सा स्टैंड टेम्पलेट है और कौन सा स्टैंड कोडिंग स्टैंड है। सो प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर सीक्वेंस डिसाइड कि कौन सा वाला टेम्पलेट है और कौन सा वाला कोडिंग है, ठीक है। तो जहां पे एनसीईआरटी में लिखा है ये तीनों के बारे में, ठीक है, अगर नहीं लिखा तो आप वहीं पे लिख लो कि प्रमोटर क्या है,
प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है। कौन सी साइट है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है। ठीक है। टर्मिनेटर क्या है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट या एग्जिट साइट? एग्जिट साइट है। ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन किसको बोलते हैं? जो एक्चुअली आरएनए में जो इंफॉर्मेशन जाती है, तो एक्चुअली ट्रांसफर टू आरएनए, एक्चुअली ट्रांसफर टू आरएनए, तो जो डीएनए की इंफॉर्मेशन एक्चुअली आरएनए में जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन का हर बेस आरएनए में कॉपी होगा। एक ए है तो यू, सी है तो जी, एंड सो ऑन। ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट प्रोमोटर, आरएनए पॉलीमरेज एग्जिट साइट टर्मिनेटर। ठीक है। प्रोमोटर कहां लोकेटेड है? अपस्ट्रीम, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब क्या? 5 प्राइम एंड ऑफ कौन सा स्ट्रैंड? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। और आरएनए, और वो कहां लोकेटेड है? टर्मिनेटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम म्हणजे काय आहे? 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मीनिंग भी बता दिया कि आरएनए पॉलीमरेज कहां से कहां जाएगा? अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम। इसीलिए नाम पड़ा है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, बिकॉज मशीनरी इज मूविंग फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। चलो ये सब हो गया। अभी यहां पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन सा दिया हुआ है। ठीक है। तो टेम्पलेट स्टैंड दिया है और कोडिंग स्टैंड दिया है। ठीक है। दोनों स्टैंड कैसे हैं? पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। सो अगर आपको आरएनए सीक्वेंस लिखना है तो आप दो तरह से लिख सकते हो। या तो टेम्पलेट स्टैंड को देखो और उसका कॉम्प्लीमेंट लिखो। ठीक है। लेकिन उससे बहुत आसान है किसको देखना? कोडिंग स्टैंड को देखना, क्योंकि कोडिंग स्टैंड वाली इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम होती है आरएनए की, एक्सेप्ट फॉर टी रिप्लेस्ड विथ यू। सो अगर टी को यू कर दो, ठीक है, तो बन गया आरएनए। और इफ यू आर अ साइकोपैथ देन यू कैन स्टार्ट विद दिस एंड स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स। वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन बेटर है कि कोडिंग सीक्वेंस देखो, टी को यू से रिप्लेस कर दो, हो गया आरएनए खत्म। ठीक है ना। सो अभी क्या होगा? अभी कुछ नहीं, लास्ट में देखो बहुत सारी और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती हैं। यहां पे लिखा है अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी सीक्वेंसेस देखा? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। लेकिन देखो चोरी चोरी क्या लिखा है? देयर आर ऑल्सो एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। मतलब स्ट्रक्चरल जीन को छोड़ दिया जाए तो प्रोमोटर टर्मिनेटर को छोड़ करके और भी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती है। सो एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस यू शुड अंडरलाइन, और वहां पे लिखना चाहिए किसका एग्जांपल, और दूसरे जो होते हैं ऑपरेटर। ठीक है। और क्या? हाँ, एनहैंसर। वेरी गुड, क्या बात है, तुम सब तो पीएचडी करके आए। एनहैंसर, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है। तो दीज आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ऑपरेटर को हम लोग पढ़ेंगे लैकोपेरॉन में। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट वंस अगेन सुपर कंसेप्चुअल टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो आप लिखो कंसेप्ट ऑफ जीन, कंसेप्ट ऑफ जीन। ठीक है। ठीक है। सो देखो ऑब्वियसली जीन के दो कंसेप्ट हैं। पहला वाला कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट है? जो इजी कंसेप्ट है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेंडेलियन कंसेप्ट। ठीक है। मेंडेलियन कंसेप्ट, मेंडेलियन कंसेप्ट इज इजी कंसेप्ट ऑफ जीन। मेंडेलियन कंसेप्ट इज ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, ट्रिवियल कंसेप्ट ऑफ जीन। ठीक है। मेंडेलियन कंसेप्ट क्या है? कि जीन जो है वो सीक्वेंस है किसकी? सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जो क्या कंट्रोल करेगी? बोल दो भाई, क्या कंट्रोल करेगी? कैरेक्टर। क्या कंट्रोल करेगी? कैरेक्टर। सो ये तो मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ जीन है कि जीन जो भी होगा
जनरली जीन क्या होता है? जनरली जीन क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस होती है। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है आरएनए वायरस में, तो उस केस में जीन क्या होगा? आरएनए सीक्वेंस होगी। ठीक है। सो मेंडेलियन कंसेप्ट क्या है? मेंडेलियन कंसेप्ट इजी है, ट्रिवियल है। डीएनए की सीक्वेंस जिससे कैरेक्टर कंट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है ना। लेकिन मेंडेलियन कंसेप्ट तो क्लासिकल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? क्लासिकल। ठीक है। अब आया मॉलिक्यूलर कंसेप्ट ऑफ जीन। मॉलिक्यूलर कंसेप्ट ऑफ जीन। मॉलिक्यूलर कंसेप्ट ऑफ जीन को आप बोल सकते हो मेंडेलियन या मॉडर्न। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन। ये इजी है या ये डिफिकल्ट है? ये डिफिकल्ट है। और याद रखना इसमें कुछ हम लोग बता नहीं रहे कि कहां से कहां तक डीएनए सीक्वेंस को जीन बोलेंगे। तो ये वाला बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। मतलब वो डीएनए का पार्ट जिससे कैरेक्टर कंट्रोल हो, लेकिन कहां से शुरू कहां पे खत्म ये नहीं बता रहे। ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर कंसेप्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है या रिडक्शनिस्ट है? रिडक्शनिस्ट है। रिडक्शनिस्ट मतलब डिटेल बतानी पड़ेगी। ठीक है। सो मॉलिक्यूलर कंसेप्ट ऑफ जीन जो डिफिकल्ट कंसेप्ट ऑफ जीन है, ये क्या बताना चाहता है कि जीन डीएनए में कहां से कहां तक है, वेयर टू वेयर, किधर से किधर डीएनए सीक्वेंस को जीन बोलेंगे। इसका मतलब क्या डिफाइन करना है? जीन की बाउंड्री क्या होगी, किसको जीन बोलेंगे और किसको जीन नहीं बोलेंगे। ठीक है। जीन की बाउंड्री क्या होगी, या फिर डिफाइन जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस तो जीन है, वेरी गुड, लेकिन उसको डिफाइन करो कि कहां से कहां तक, सेट द बाउंड्री कंडीशन, कहां से कहां तक जीन बोलेंगे, कौन से बेस से कौन से बेस तक जीन बोलेंगे। ये कौन सा कंसेप्ट है जीन का? मॉलिक्यूलर कंसेप्ट है। सो आई वांट टू एम्फेसाइज हियर ऑन टू सिंपल वर्ड्स। पहला वर्ड कौन सा है? इजी। दूसरा वर्ड कौन सा है? डिफिकल्ट। ठीक है। सो जीन को क्लासिकली डिफाइन करना तो इजी है। जीन क्या है? जीन वो है जिससे क्या कंट्रोल होते हैं? कैरेक्टर। बात खत्म। ओके, अंडरस्टूड। ये तो ऊपर ऊपर की बात होगी, बट नाउ एक्चुअली कहां से कहां तक जीन बोलेंगे ये डिफाइन करना इजी है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। ठीक है। अब इसको समझने के लिए मुझे एक और केस बनाना पड़ेगा। सो आई होप यू आर ऑल रेडी। ठीक है। सो देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी मैं खटाखट 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना रहा हूं। आई एम ड्रॉइंग 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। सो देखो, पहला वाला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? आई लाइक टू ड्रॉ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन टर्म्स ऑफ सिलेंडर्स। ठीक है। क्या बोलते हैं सिलेंडर को? ml²/12। ठीक है। सो ये हो गया। अरे हो गया ना ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है। वैसे ही 2 और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना लेते हैं, दूसरा एंड फाइनली थर्ड। देखो मैंने बोला था 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाऊंगा, तीनों बना दिया। ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं 2 1 2 2 और क्या 2 3। 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैंने बना दिया। ठीक है। जो पहला वाला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो। दूसरा है, तीसरा है, 3 है। ठीक है। थर्ड वाला जो वो थोड़ा स्पेशल है। ये वाला प्रोटीन बनाता है, तो इसको मैं बोल रहा हूं सिस्ट्रॉन। क्या बोल रहा हूं? सिस्ट्रॉन। इसको सिस्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो थर्ड वाला है ये कौन सा आरएनए बनाएगा? कोड्स फॉर एमआरएनए। कौन सा आरएनए बनाएगा? एमआरएनए। सबको मालूम है एमआरएनए के पास क्या होती है? क्या होती है? कोडॉन्स। ठीक है। और कोडॉन है तो ये कौन सा आरएनए बनाएगा बेटा? एमआरएनए। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। सो जो स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए बनाता है और वो एमआरएनए आगे चल के प्रोटीन, एमआरएनए से तो प्रोटीन बनता है ना आगे चल के, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पहले वाले एरो को जिसमें एमआरएनए बना है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन। किसका ट्रांसक्रिप्शन? एमआरएनए का।
और इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनने को, एवरीबडी नोज दैट, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो सिस्ट्रॉन जो जीन होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और उनका ट्रांसलेशन भी होता है कि नहीं होता है। तो ये जो जीन है, ये जीन है कि नहीं है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये मेरा जो है वो कौन सा जीन है, ये है आरएनए जीन्स। आरएनए जीन्स, आरएनए जीन्स कोडिंग होते हैं या नॉन कोडिंग होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं, मतलब इनके पास कोडॉन नहीं होती है, ठीक है। और ये वाले केस में इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और कौन से आरएनए बनेंगे, कोडिंग आरएनए या नॉन कोडिंग आरएनए। अरे एमआरएनए तो कोडिंग है ना, उसके पास तो कोडॉन है ना, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है ना। लेकिन जो आरएनए जीन्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनके पास आरएनए कौन सा होता है, नॉन कोडिंग आरएनए। खटाखट आप एग्जांपल बताओ नॉन कोडिंग आरएनए का। ऐसा आरएनए जिसके पास कोडॉन नहीं है, उसका एग्जांपल बताओ, आर आरएनए। कौन सा आरएनए, आर आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए, टी आरएनए, एटसेट्रा, ये सब कोडिंग है या नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग। वी कैन गिव एन नंबर ऑफ एग्जांपल, साइलेंसर आरएनए, ये आरएनए, वो आरएनए, ये सारे आरएनए कैसे हैं, नॉन कोडिंग है, ठीक है। तो इनका ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, आरएनए बन रहा है ना डीएनए से, अरे देखो आरएनए, डीएनए से आरएनए बना ना, तो इनका ट्रांसक्रिप्शन तो होगा 100%, लेकिन इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। टीआरएनए का ट्रांसलेशन होता है क्या, नहीं, ट्रांसलेशन किसका होता है, एमआरएनए का होता है ना, ठीक है। और लास्ट में आप देखो कि ये जो प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है, ये भी जीन है, मगर ये किस तरह के जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, आरएनए बनाते हैं, या रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन है। इनका तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता है, ठीक है। सो इनका ना होगा ट्रांसक्रिप्शन, किसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है भाई, प्रोमोटर, टर्मिनेटर, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल जीन है या रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन है। तो प्रोमोटर और टर्मिनेटर का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, और ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है तो ट्रांसलेशन भी नहीं होता है, ठीक है। सो अभी अभी हम सब ने क्या छेड़ा, कंसेप्ट ऑफ जीन, किसको जीन बोलेंगे, किसको जीन नहीं बोलेंगे। सो जीन का इजी कंसेप्ट कौन सा था, मेंडेलियन। मेंडल आए, कह के चले गए, क्या कह के चले गए, कि जीन वो है जिससे क्या कंट्रोल होता है, कैरेक्टर। वेरी गुड, नाउ टेल मी हाउ। तो कौन सा कंसेप्ट आ गया, मॉलिक्यूलर कंसेप्ट, हाउ आंसर करने के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कहां से कहां तक जीन बोलना है, किसको जीन बोलना है और किसको जीन नहीं बोलना है, इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। इसमें क्या है, कंफ्यूजन है। देखो डीएनए पे जीन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, जीन्स आर डीएनए सीक्वेंसेस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कहां से कहां तक जीन बोलेंगे, इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। सो लुक एट दैट, क्यों कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रोमोटर और टर्मिनेटर और एनहांसर और ऑपरेटर और फलाना विस्ताना ऐसे भी जीन होते हैं, ठीक है, जिनका ना ट्रांसक्रिप्शन होता है ना ट्रांसलेशन होता है, फिर भी वो जीन है। क्यों जीन है, क्योंकि कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रोमोटर में म्यूटेशन हो गया, प्रोमोटर में क्या हो गया, म्यूटेशन, तो वो जीन ऑन है या ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। तो इसका मतलब प्रोमोटर भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है ना, बिना प्रोमोटर के ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। सो प्रोमोटर इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कैरेक्टर। सो प्रोमोटर भी जीन हुआ ना, मगर कौन सा जीन, स्ट्रक्चरल या रेगुलेटरी, रेगुलेटरी। तो वो जीन जिससे आरएनए नहीं बनता है, प्रोटीन नहीं बनता है, वो भी जीन है। जिससे आरएनए बनता है मगर प्रोटीन नहीं बनता, वो भी जीन है। और जिससे आरएनए बनता है और प्रोटीन भी बनता है, वो भी जीन है। सो ये तीनों जीन है, जिनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होता है, वो भी जीन है। कौन से जीन, रेगुलेटरी जीन। जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है मगर ट्रांसलेशन नहीं होता है, वो भी जीन है। कौन से जीन, आरएनए जीन्स। आरएनए जीन्स का एग्जांपल क्या है, वो डीएनए सीक्वेंस जो क्या बनाती है, आरएनए और टीआरएनए और आरआरएनए और नॉन कोडिंग आरएनए। और जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन भी होता है, वो भी जीन है, ठीक है। तो किसको जीन बोलना है, किसको जीन नहीं बोलना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन सा वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, सिस्ट्रॉन।
सिस्ट्रॉन उसको बोलेंगे जिससे एक पॉलीपेप्टाइड बने, ठीक है। सो इसका मतलब सिस्ट्रॉन विल ऑलवेज कोड फॉर व्हाट? mRNA। सिस्ट्रॉन से हमेशा कौन सा आरएनए बनेगा? mRNA। और सिस्ट्रॉन में क्या होंगे? कोडॉन्स, जो mRNA में आएंगे, ठीक है। सो यही पॉइंट है, इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। सो देखो, जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जीन से क्या कंट्रोल होते हैं? कैरेक्टर। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, क्या कंट्रोल होते हैं? कैरेक्टर। हालांकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो एम्बिग्युटी, मतलब नो कंफ्यूजन, नो डाउट दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए। इट इज लिटरली डिफिकल्ट टू डिफाइन जीन। डिफाइन मतलब सेट बाउंड्री की, कहां से कहां तक डीएनए सीक्वेंस को जीन बोलेंगे। सो मेंडेलियन कंसेप्ट जीन का इजी है, मगर मॉडर्न कंसेप्ट जीन का इजी है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है, ठीक है ना। नाउ डीएनए सीक्वेंस जो कि टीआरएनए बनाती है और आरआरएनए बनाती है, वो भी जीन है, लेकिन कौन सा जीन है? सिस्ट्रॉन है, रेगुलेटरी है, या आरएनए जीन है? आरएनए जीन। आरएनए जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे तरह का जीन होता है जो कि एमआरएनए बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा? ट्रॉन, सिस्ट्रॉन, ठीक है। सिस्ट्रॉन से क्या बनेगा? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और ध्यान से देखो, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड अदर रेगुलेटरी जीन। सो प्रोमोटर से भी तो कैरेक्टर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैंने बोला कि प्रोमोटर अगर खराब हो जाए तो वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं होगा। सो प्रोमोटर भी तो कंट्रोल कर रहा है ना कैरेक्टर को। सो देयरफॉर प्रोमोटर आल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो प्रोमोटर भी जीन है, मगर कौन सा जीन है? रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है। लूजली इनको कभी कभी क्या बोल देते हैं? रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो एक और कॉम्प्लेक्सिटी है, वन लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, ठीक है ना। सो एक और कंसेप्ट कंफ्यूजन है सिस्ट्रॉन के टाइप्स में, ठीक है। किसमें कंफ्यूजन है? प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिस्ट्रॉन का नेचर अलग अलग है। तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में तीनों ही अलग अलग है। प्रोमोटर भी अलग है, आरएनए जीन्स भी थोड़े अलग हैं। अरे प्रोकैरियोट की राइबोसोम कौन सी है? 70s। यूकैरियोट की कौन सी है? 80s। तो आरएनए थोड़ा थोड़ा अलग है ना। अपने राइबोसोम में 18S आरएनए है, प्रोकैरियोट में 16S है, थोड़ा अलग है ना, ठीक है। और ऑब्वियसली सिस्ट्रॉन में भी अंतर है। लेकिन अभी हम लोग कौन सा अंतर पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस पढ़ने वाले हैं? सिस्ट्रॉन का डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स, ठीक है। सो सिस्टोनिक डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो वंस अगेन मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो, ये प्रोकैरियोट का सिस्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? प्रोमोटर, टर्मिनेटर, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन बीच में क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अभी स्ट्रक्चरल जीन के अंदर एक सिस्ट्रॉन होंगे या मल्टीपल सिस्ट्रॉन होंगे? मल्टीपल सिस्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 3 सिस्ट्रॉन हो सकते हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। सो आप नोटिस करो, इससे एक प्रोटीन बनेगा या तीन तीन प्रोटीन बनेगा? तीन तीन प्रोटीन बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लैक जेड से क्या बन जाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, ये एक प्रोटीन हो गया। लैक वाई से क्या बन जाएगा? परमिएस। और लैक ए से क्या बन जाएगा? ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है ना, ट्रांस एसिटाइलेज। तो आप नोटिस करो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कितना है? एक ही है। स्ट्रक्चरल जीन भी कितना है? एक ही है। लेकिन स्ट्रक्चरल जीन के अंदर सिस्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। इसका मतलब ये जब आरएनए बनाएगा तो इसका आरएनए तो एक ही बनेगा, मैसेंजर आरएनए, लेकिन उसके अंदर ट्रांसलेशन यूनिट कितने होंगे? 1, 2 या 3? 3। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना। सो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो एक ही है, मगर इसके अंदर ट्रांसलेशन यूनिट
कई सारे होंगे। इसका मतलब ये सारे प्रोटीन अलग अलग बनेंगे या जब बनेंगे साथ में बनेंगे? जब बनेंगे साथ में बनेंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चरल जीन जिसके अंदर मल्टीपल प्रोटीन बनाने की एबिलिटी हो, इसको कौन सा सिस्टोन बोलते हैं? मोनोसिस्टोन या पॉलीसिस्टोनिक? पॉलीसिस्टोनिक। बहुत सिंपल है, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक म्हणजे काय आहे कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगा मगर उसके अंदर सिस्ट्रॉन मल्टीपल होंगे। तो उससे होगा क्या? आरएनए एक ही बनेगा, लेकिन ये वाला जो आरएनए है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए या पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल कोडिंग सीक्वेंसेस होंगी, मल्टीपल प्रोटीन बनाने की एबिलिटी होगी। तो इसका मतलब ये सारे प्रोटीन जब भी बनेंगे साथ में बनेंगे। सो वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोड्यूसेस अल्टीमेटली मल्टीपल प्रोटीन्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये किस में कॉमन है? बैक्टीरिया में, मोर कॉमन इन बैक्टीरिया। ठीक। और यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में और कहानी अलग है। यूकैरियोट्स में प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होगी वो तो एक ही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुना है क्या? हबीबी जीन, एचबीबी जीन सुना है ना, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मान लो ये कौन सा जीन है? एचबीबी जीन है, ठीक है। तो ये कौन सा वाला आरएनए बनाएगा? एचबीबी आरएनए बनाएगा। और अल्टीमेटली कौन सा चेन बनाएगा? बीटा ग्लोबिन चेन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? प्रोटीन की बना दिया बीटा ग्लोबिन चेन प्रोटीन की। लेकिन देखो इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन रहती है? इसमें कॉन्फ़िगरेशन ये रहती है कि इसमें बीच में नेचर स्प्लिट होता है। बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? इंट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं? इंट्रॉन्स। वाओ। इंट्रॉन्स मतलब काम का है या कचरा है? कचरा है। आई मीन टू से इंट्रॉन्स पहले रहेंगे लेकिन उनका प्रोटीन में कोई रोल नहीं है। सो बीच बीच में यूकैरियोट्स में क्या आ जाता है? इंट्रॉन्स। और जो कोडिंग वाला पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स कैसे हो गए? कोडिंग। और इंट्रॉन्स कैसे हो गए? कोडिंग या नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग। इंटरेस्टिंग। सो यूकैरियोट्स के सिस्ट्रॉन को या यूकैरियोट्स के जीन्स को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स का जीन कैसा है? कंटिन्यूअस है या स्प्लिट है? स्प्लिट है, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया? जो आरएनए ना बनाए वो भी जीन हो सकता है। कौन सा जीन? रेगुलेटरी जीन। जो नॉन कोडिंग आरएनए बनाए जैसे कि आरआरएनए, टीआरएनए, वो भी जीन हो सकता है। मगर कौन सा जीन? आरएनए जीन, ठीक है। और जो प्रोटीन बनाए थ्रू एमआरएनए वो भी जीन है ही, लेकिन वो कौन सा जीन है? सिस्ट्रॉन, है ना। तो एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला कि हम लोग सिस्ट्रॉन किसको बोलेंगे? बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। ये बात तो क्लियर हो गई ना। तो जो एमआरएनए बनाने वाला डीएनए सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे पहला कंफ्यूजन तो ये था कि जो आरएनए नहीं बना रहा है वो भी जीन है, आरएनए बना रहा है प्रोटीन नहीं बना रहा है वो भी जीन है, आरएनए बना रहा है प्रोटीन बना रहा है वो भी जीन है। तो एक फंक्शनल डिफरेंस हो गया कि जीन बहुत तरह के हो सकते हैं। बट इफ यू इवेंचुअली फाइनली कम टू सिस्ट्रॉन, उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। कि ऐसा सिस्ट्रॉन जो मल्टीपल प्रोटीन बना रहा है, आई मीन ऐसा स्ट्रक्चरल जीन जिसके अंदर मल्टीपल सिस्ट्रॉन है, वो भी जीन है, ठीक है। तो अब आप जीन किसको बोलोगे? लैग जेड को बोलोगे या पूरे स्ट्रक्चरल जीन को बोलोगे? वंस अगेन एक कंफ्यूजन आ गया। फाइनली अगर आप यूकैरियोट्स में आओ तो यूकैरियोट्स के जो सिस्ट्रॉन होते हैं उसमें एक ही प्रोटीन बनाने का एबिलिटी होता है। तो यूकैरियोट में पॉलीसिस्टोन होते हैं या मोनोसिस्टोनिक होता है? यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक ही प्रोटीन बनाता है जनरली, उसके अंदर एक ही सिस्टोन होता है। मतलब एक स्ट्रक्चरल जीन के अंदर दुनिया भर के जीन्स नहीं होंगे, एक ही जीन होगा प्रोटीन बनाने का, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसिस्टोन। लेकिन मोनोसिस्टोन होने के साथ साथ उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसका नेचर कैसा होता है? कंटिन्यूअस या स्प्लिट? स्प्लिट। प्रोकैरियोट्स में एक्सॉन इंट्रॉन है क्या?
नहीं। सो प्रोकैरियोट्स का जीन कैसा है, स्प्लिट है या नॉन स्प्लिट है? नॉन स्प्लिट है। लेकिन यूकैरियोट्स का जीन कैसा है, स्प्लिट है। सो क्लियरली यूकैरियोट का प्रोकैरियोट से अलग है। अब सवाल यह है कि जब यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन होता है एमआरएनए का, सो पहले एमआरएनए बनता ही नहीं है। अब आप बताओ पहले कौन सा आरएनए बनता है? यूकैरियोट में पहले एमआरएनए बनता है क्या, या पहले एचएनआरएनए बनता है? पहले एचएनआरएनए बनता है। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। कौन सा आरएनए बनता है? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में क्या पाए जाते हैं? एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, मतलब बीच बीच में क्या आ जाता है, कबाब में हड्डी, क्या बोलते हैं उसको? इंट्रॉन। इंट्रॉन्स के बारे में याद रखना, वो कोडिंग है या नॉन कोडिंग है? नॉन कोडिंग है, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि इंट्रॉन्स को तो हटाना पड़ता है, ठीक है। तो जब एचएनआरएनए से मेच्योर एमआरएनए बनता है तो इंट्रॉन्स हट जाते हैं, और इंट्रॉन्स के रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लाई सिंग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं सीक्वेंस में, ई जुड़ गया सीक्वेंस में, E1 E2 E3, ठीक है। सो अब फिर यहां पे जीन में एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि क्या हम सब इंट्रॉन्स को जीन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो आप देखो यहां पे फिर एक कंफ्यूजन आ गया कि क्या इंट्रॉन्स को जीन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो समझ में आया कि एनसीईआरटी ने क्यों बोला है कि मॉलिक्यूलर कंसेप्ट जीन का डिफिकल्ट है। मॉलिक्यूलर कंसेप्ट जीन का डिफिकल्ट क्यों है? मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, जो आरएनए नहीं बना रहा है वो भी जीन, वो भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, टर्मिनेटर। जो आरएनए बना रहा है मगर उस आरएनए से प्रोटीन नहीं बन रहा है, वो भी जीन। एग्जाम्पल, आरएनए जीन्स, जीन्स ऑफ आरआरएनए एंड टीआरएनए एंड अदर नॉन कोडिंग आरएनए। जो एमआरएनए बना रहा है उससे प्रोटीन बन रहा है, वो भी जीन। ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ, ट्रांसलेशन भी हुआ। फिर सिस्ट्रॉन जिसको बोल रहे हैं उसमें भी मल्टीपल टाइप है, पॉलीसिस्ट्रॉन, मोनोसिस्ट्रॉन। और यूकैरियोट के मोनोसिस्ट्रॉन का एक और फीचर है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, जिसमें एक्सॉन के साथ साथ, मतलब कोडिंग के साथ साथ बीच में नॉन कोडिंग पार्ट भी है, जिनको बाद में रिमूव करना पड़ रहा है। तो इंट्रॉन्स को जीन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर कंसेप्ट ऑफ जीन को क्या कर रही हैं, इजी बना रही है, डिफिकल्ट बना रही है? डिफिकल्ट बना रही है, ठीक है। सो यूकैरियोट्स में मोस्टली कौन सा जीन होता है? मोनोसिस्टोनिक, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में कौन सा जीन होता है? पॉलीसिस्टोनिक। इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चरल जीन कई सारे प्रोटीन बनाएगा प्रोकैरियोट्स में, और एक स्ट्रक्चरल जीन एक ही प्रोटीन बनाएगा, किसमें? यूकैरियोट्स में। मैंने एग्जांपल लिया, उधर एचबीवी जीन और उधर 3 जीन लिया, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, देखा ना, ठीक है। तो ये सब होने के बाद, ठीक है, जरा मैं इंट्रॉन्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रॉन्स, उसके बारे में आप लिख लो, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स में, ठीक है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल है या नॉन कोडिंग है? नॉन कोडिंग है, ठीक है ना। सो इंट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फंक्शनल नहीं, क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग। मतलब इसमें कोई कोडॉन नहीं है, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं, एमआरएनए में या एचएनआरएनए में? एचएनए, प्रेजेंट इन डीएनए एंड एचएनआरएनए। एचएनआरएनए को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट? पहले कौन बनता है भाई डीएनए से, एमआरएनए या एचएनआरएनए? एचएनआरएनए। मैंने बताया ना कि यूकैरियोट्स में पहले क्या बनता है, एचएनआरएनए, त्यानंतर क्या बनता है, एमआरएनए, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड एचएनआरएनए बट एब्सेंट इन एमआरएनए, बट एब्सेंट इन मैच्योर एमआरएनए, ठीक है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोसेसिंग? स्प्लाइसिंग। सो इसका मतलब दे आर स्प्लाइज्ड ऑफ, दे आर रिमूव्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो इंट्रॉन्स अगर नॉन कोडिंग है, सो ये आप ऐसे बोल सकते हो, मोस्टली इनका नेचर कैसा है, वेस्टिजियल। वेस्टिजियल मतलब
हो सकता है पहले कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन अभी इनका कोई काम नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये वेस्टिजियल है और ये इतिहास की याद दिलाता है, तो क्या बोलेंगे, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, एंटिक्विटी मतलब पास्ट, ठीक है, और रेमिनिसेंट मतलब मेमोरी। सो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स के पुराने इतिहास की याद दिलाता है कि उसके, जैसे अपने पास बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है इन ह्यूमन बॉडी, सिमिलरली जीनोम के अंदर भी बहुत सारे वेस्टिजियल कंपोनेंट्स है। वन गुड एग्जांपल इज इंट्रॉन्स, जिनका पहले कुछ काम होगा, अभी कुछ काम नहीं है, इसलिए वो प्रेजेंट तो है लेकिन उनको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। रिसेंटली इंट्रॉन्स के बहुत सारे फंक्शन भी डिस्कवर हुए, लेकिन उसको अभी पढ़ने की जरूरत ऑब्वियसली नहीं है। सो इंट्रॉन्स आर अ फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। इसको कौन सा जीन अरेंजमेंट बोलते हैं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, ठीक है। दे आर प्रेजेंट ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बट दे आर रिमूव्ड इन मैच्योर एमआरएनए, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग आते हैं इजी पार्ट पे, ठीक है, बहुत हो गया डिफिकल्ट, अब आते हैं इजी पार्ट पे, ठीक है। सो बीच में लिखेंगे मेन एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन का कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सो मैं बीच में लिख रहा हूं आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अलग अलग है। तो आरएनए पॉलीमरेज लेफ्ट में लिख रहा हूं कौन सा वाला, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और राइट में लिख रहा हूं कौन सा वाला, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेजेस सेम है या अलग है, अलग है, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स फॉर एग्जांपल एशेरिकिया कोलाई, इसमें आरएनए पॉलीमरेज एक ही तरह का है, वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है, एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज है। उसके नाम के आगे 1 2 3 4 नहीं है, उसका नाम क्या है, बस आरएनए पॉलीमरेज और कुछ नहीं, ठीक है। और ये एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीन तरह के आरएनए बनाता है, तीनों तरह के आरएनए बनाता है, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन कौन से आरएनए बनाता है, जल्दी बता दो ना, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अगर एक आरएनए पॉलीमरेज सारे तरह के आरएनए बना रहा है, तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ लेबर है या डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो डिवीजन ऑफ लेबर, काम बटा हुआ नहीं है। एक ही टीचर फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, बायो पढ़ा रहा है, मैथ भी पढ़ा रहा है, ठीक है, मराठी भी पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी सब पढ़ा रहा है, ठीक है। सो नो डिवीजन ऑफ लेबर, काम बटा हुआ नहीं है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज हर तरह के आरएनए बना रहा है, ठीक है। सो ये प्रोकैरियोट्स में है, ठीक है। एक प्रॉब्लम और है, इसको स्टार्ट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। कितने तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए होते हैं, दो तरह के। स्टार्ट करने के लिए कौन सा, सिग्मा, और एंड करने के लिए कौन सा, रो। नाम ऑब्वियसली दोनों का मिलता जुलता है, लेकिन आई होप यू नो दिस इज स्मॉल लेटर सिग्मा इन ग्रीक एंड दिस इज स्मॉल लेटर रो इन ग्रीक, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने के लिए सिग्मा, एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर सिग्मा, आर फॉर रुक जाओ, आर फॉर रो, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है और वो हर तरह के आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। सो इन प्रोकैरियोट्स one type of RNA polymerase transcribes all the 3 types of RNAs, therefore there is no division of labor। लेकिन इसको काम करने के लिए, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए क्या चाहिए, दो तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। इसका मतलब सिग्मा और रो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं या प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। अब आए हम लोग यूकैरियोट्स पे। यूकैरियोट्स एग्जांपल मैमल्स, ईस्ट, ठीक है, मैमल्स में, ईस्ट में एटसेट्रा, ठीक है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन दो जगह होता है ऑब्वियसली। पहला ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, न्यूक्लियस में,
न्यूक्लियस में डीएनए है तो आरएनए बनेगा ना। डीएनए क्या वहीं खड़ा रहेगा क्या, या डीएनए आरएनए बनाएगा? डीएनए आरएनए बनाएगा। और दूसरा वाला डीएनए कहाँ है? ऑर्गेनेल्स में। कौन से ऑर्गेनेल्स में? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो वहां का डीएनए भी आरएनए बनाएगा। ठीक है, सो जहां जहां डीएनए है वहां वहां डीएनए बेकार है या आरएनए बना रहा है? आरएनए बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो जहां जहां डीएनए है वहां वहां आरएनए पॉलीमरेज भी होगा ना। डीएनए का काम क्या है? आरएनए बनाना ना। सो अगर डीएनए है तो आरएनए पॉलीमरेज भी वही होगा ना। ठीक है, सो यूकैरियोट्स में दो तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं, एक न्यूक्लियस वाले और एक ऑर्गेनेल वाले। ठीक है, ऑर्गेनेल वाले अपने को नहीं पढ़ने हैं, न्यूक्लियस वाले हम अपने लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस में कितने तरह के होते हैं तो ध्यान से सुनना, एटलीस्ट 3। कितने तरह के? एटलीस्ट 3। सो मैं लिख दे रहा हूं, इनके नाम के आगे अपने को क्या लिखना पड़ेगा? 1 2 3 4। 3 तरह के है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, याद रखना और भी होते हैं, 4 5 भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन किस ग्रुप में होते हैं, किस टैक्सा में होते हैं? प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में आरएनए पॉलीमरेज 4, आरएनए पॉलीमरेज 5 भी होते हैं। लेकिन वी आर ऑल्सो यूकैरियोट। अपने पास 4 और 5 है क्या? नहीं। अपने पास कौन सा है न्यूक्लियस में? 1 2 3। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा? एटलीस्ट 5 या एटलीस्ट 3? एटलीस्ट 3। कम से कम 3 तरह के न्यूक्लियस वाले आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं बिसाइड्स ऑर्गेनेल वाले। सो ऑर्गेनेल में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वाला होगा, क्लोरोप्लास्ट वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। So in eukaryotes there are at least 3 types of nuclear RNA polymerases. तो आप क्या बोलोगे, नो डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, एक बात और देखो, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था कि नहीं था? जो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता था वो था कि नहीं था? था ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सिग्मा और रो। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स तो यहां पे भी होते हैं, यहां लिख रहा हूं प्लस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, लेकिन यहां पे सिग्मा रो नहीं होते, बहुत तरह के होते हैं, मेनी टाइप्स। ठीक है, सो ऑन एवरेज 30 प्लस टाइप्स ऑफ क्या रहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। लेकिन सिग्मा और रो किस में रहते हैं? प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में सिग्मा रो रहते हैं या दुनिया भर के रहते हैं? दुनिया भर के बहुत सारे रहते हैं। सो किसका वाला ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स है? क्लियरली यूकैरियोट का। चाहे आप इसको कॉम्प्लेक्स बोलो, चाहे आप इसको टाइटली रेगुलेटेड बोलो, तो किसका है? यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स के जीन्स लेस रेगुलेटेड है और यूकैरियोट्स के जीन टाइटली रेगुलेटेड है। उनमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में और उनमें आरएनए पॉलीमरेजेस में डिवीजन ऑफ लेबर है। अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगा तब रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट होगा ना। ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? सिर्फ और सिर्फ कौन सा आरएनए? आरएनए, ओनली राइबोसोमल आरएनए। ये एमआरएनए नहीं बनाता है। ठीक है, तो कौन कौन से आरएनए बनता है जल्दी से बता दो। 3 तरह के, 18S, 28S और 5.8S आरएनए। इसको याद करना बहुत आसान है क्योंकि तीनों के नाम में आखिर में क्या है, नंबर में आखिर में क्या है? 8 दिख रहा है। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? 28, 18, 5.8। ठीक है, और ये तीनों किससे बनते हैं? 45S आरएनए से बनते हैं। सो आरएनए पॉलीमरेज 1 पहले क्या बनाता है? 45S आरएनए, और वो स्प्लिट होकर के क्या बनाते हैं आगे चल के? 18, 28 और 5.8। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है? कौन सा आरएनए बनाता है? टीआरएनए, आरआरएनए या एचएनआरएनए? एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए आगे चल के कौन सा आरएनए बनाता है? एमआरएनए। ठीक है, आपको मालूम है कि ह्यूमन बॉडी में बहुत तरह के प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली बहुत तरह के एमआरएनए भी होंगे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका हो गया? आरएनए पॉलीमरेज 2 का, क्योंकि सबसे ज्यादा वैरायटी किसमें होती है? एमआरएनए में। अरे आरआरएनए तो मैंने यहां लिखा 3 तरह का है, और भी हो सकता है 4-5 तरीके का है, लेकिन एमआरएनए तो 20,000 तरह का है ना। प्रोटीन तो 20,000 टाइप्स है लेटेस्ट से ह्यूमन में। सो सबसे ज्यादा डाइवर्स क्या है ह्यूमन बॉडी में? आरआरएनए या एमआरएनए? एमआरएनए। देखो दो बातें होती है, एक होता है अबंडेंट और दूसरा होता है डाइवर्सिटी। तो सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा आरएनए है? क्या बोलते हैं उसको, सबसे अबंडेंट कौन सा आरएनए है? आरआरएनए। लेकिन सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस में है? एमआरएनए में। अभी मैं ये बता दूंगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 कौन सा आरएनए बनाता है? टीआरएनए, जो कि अमीनो एसिड कैरी करता है, ठीक है। इसको एसआरएनए भी बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स वाले पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है? टीआरएनए, 5s आरआरएनए और एसएन आरएनए, ठीक है। 5s आरआरएनए और दूसरा कौन सा? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएन आरएनए, ठीक है। सो क्लियरली यहां पे क्या मिलेगा? डिवीजन ऑफ लेबर। सो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, तीनों तरह के आरएनए बना रहा है। यूकैरियोट्स में मल्टीपल टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज अपने अपने आरएनए को लेके स्पेसिफिक हैं, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन सा आरएनए बनाता, आरएनए पॉलीमरेज बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 2। सबसे ज्यादा प्रकार का आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए। देयरफॉर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है? आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। ठीक है, कहीं आप बीच में लिख लो आरएनए, राइट समवेयर इन द मिडिल आरएनए। और आरएनए दो तरह का होता है, पहला वाला कौन सा? कोडिंग, और दूसरा वाला कौन सा? ऑब्वियसली नॉन कोडिंग, ठीक है। कोडिंग आरएनए अपने पास एक ही है, कौन सा? मैसेंजर आरएनए। ये कैसा है? कोडिंग। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? कोडॉन्स। उसके पास क्या है? कोडॉन्स। दूसरा वाला जो आरएनए कैटेगरी है वो कौन सा है? नॉन कोडिंग। वो बहुत तरह का होता है, ठीक है। एक कौन सा हो गया? टीआरएनए, ऑल्सो प्रीवियसली कॉल्ड, पहले इसको क्या बोलते थे? एसआरएनए, ठीक है। सो टीआरएनए में टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। और ये किसको कैरी करता है, किसको सिर पे उठा के रखता है? अमीनो एसिड, ठीक है। एसआरएनए क्यों बोलते थे? क्योंकि ये छोटा होता है। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा आरएनए? सॉल्युबल आरएनए, ठीक है। तो पहले तरह का नॉन कोडिंग आरएनए कौन सा हो गया? टीआरएनए। दूसरे प्रकार का नॉन कोडिंग आरएनए कौन सा हो गया? यहीं पे लिख देता हूं मैं, बोल दो ना, आरआरएनए, ठीक है। आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोम में पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? राइबोसोमल। नेक्स्ट तरह का नॉन कोडिंग आरएनए कौन सा हो गया? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। अगर थोड़े आप दूसरे चैप्टर्स में जाओगे तो आपको और भी मिल जाएंगे, ठीक है। कौन से मिल जाएंगे? और भी मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नाम सुना है माइक्रो आरएनए, या तो ये सुना होगा साइलेंसर आरएनए, बायोटेक में सुना होगा साइलेंसर आरएनए, एसआई आरएनए, ठीक है। ये जो आरएनए मैंने यहां लिखे हैं, ये सारे आरएनए एक्चुअली कौन से वाले हैं? जेनेटिक या नॉन जेनेटिक? नॉन जेनेटिक, ठीक है। एक्चुअली एक पैरेलली एक आरएनए कौन सा होता है? जेनेटिक आरएनए। लेकिन जेनेटिक आरएनए किस में मिलेगा? ओनली इन, बोल दो, ओनली इन आरएनए वायरसेस। सो आरएनए दो तरह का हो गया, आरएनए दो तरह का हो गया, कौन कौन सा? जेनेटिक और नॉन जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिक आरएनए किसमें है? ओनली इन आरएनए वायरसेस। और नॉन जेनेटिक आरएनए किसमें है? रेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो सेल्स के अंदर कौन सा आरएनए है? नॉन जेनेटिक। तो सेल्स वाला केस तो ये है ना, ठीक है। नॉन जेनेटिक आरएनए दो तरह के होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग, ठीक है। नॉन कोडिंग में अमीनो एसिड कैरी करने वाला टीआरएनए, राइबोसोम का स्ट्रक्चरल पार्ट आरआरएनए। तो जल्दी बताओ, एनसीईआरटी ने कैटालिटिक किसको बोला?
स्ट्रक्चरल किसको बोला? आरआरएनए को बोला, बोला ना। और एनसीईआरटी ने एडाप्टर किसको बोला? टीआरएनए को बोला। बोला है कि नहीं बोला है? ठीक है। सो आरएनए दो तरह के हैं, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। जेनेटिक आरएनए ओनली इन आरएनए वायरसेस, नॉन जेनेटिक आरएनए इन सेल्स, कैन बी कोडिंग और नॉन कोडिंग। ठीक है। सबसे ज्यादा वैरायटी किसमें है, कौन से आरएनए में है? एमआरएनए में। तो ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं मोस्ट डाइवर्स। सबसे ज्यादा प्रकार का आरएनए कौन सा होता है सेल्स के अंदर? अरे हम सबके सेल्स के अंदर सबसे डाइवर्स आरएनए कौन सा है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है। और हम सबके सेल्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट कौन सा आरएनए है? आरआरएनए। सो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा कौन है? आरआरएनए। और वैरायटी में सबसे ज्यादा कौन है? एमआरएनए। ठीक है। सबसे छोटा आरएनए जो आप देख रहे हो, तो छोटे आरएनए में कौन आ जाएगा? माइक्रो आरएनए, स्मॉल आरएनए और टीआरएनए, ये सब स्मॉल आरएनए है। ठीक है। बहुत सारे आरएनए बड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएस। जो छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनएस। अगर कहीं कहीं यहां लिखा हुआ है एनसीआरएनए तो उसका मतलब क्या है? नॉन कोडिंग। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मोस्टली एनसीईआरटी से ही उसके ऊपर एनोटेट करना है। ठीक है। सो पहला प्रोसेस कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन इन ई कोलाई। सो याद रखना अपने को बैक्टीरिया का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। सो कुछ नहीं है, बस शुरू करते ही खत्म हो जाएगा। आप देखो इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन कौन सा? एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ये तीनों तरह के आरएनए को सिंथेसाइज करना जरूरी है, मतलब चाहिए क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए को मिला करके क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, टेम्पलेट है। ठीक है। टीआरएनए अमीनो एसिड का कैरियर है और आरआरएनए कैटालिटिक है। ठीक है, वेरी गुड। एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज, क्या लिखा है? एक ही तरह का, अ सिंगल टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरह के आरएनए बैक्टीरिया में बनाता है। सो बैक्टीरिया मध्ये एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के आरएनए बनाता है, नो डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन उसको शुरू करने के लिए क्या चाहिए? कौन सा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर। और एंड करने के लिए क्या चाहिए? रो फैक्टर। ठीक है। तो ये बहुत इजी है। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताओ कौन सा सही है। आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शन फॉर इनिशिएशन। ठीक है। एक बात जो पहले से मालूम होनी चाहिए वो ये पीला क्यों है? क्योंकि ये प्रमोटर है ना, पी फॉर पीला, पी फॉर प्रमोटर। ठीक है। क्योंकि वहां प्रमोटर है इसलिए वो पीला है। ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा एक बात देखो, एक स्टैंड थोड़ा सा गुलाबी है और दूसरा स्टैंड थोड़ा सा ब्लूइश है, एक पिंकिश है एक ब्लूइश है। कैन यू सी दैट? ठीक है। सो इसमें से टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है? नहीं दिख रहा है क्या? यू कैन सी वन स्टैंड इज सैन, अदर स्टैंड इज मैजेंटा। दिख रहा है ना? ठीक है। मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाट इज मैजेंटा, सो लेट अस कॉल इट पिंक। ठीक है ना? सो ये वाला स्टैंड जो पिंक स्टैंड है, ठीक है, आप देखो आरएनए पॉलीमरेज किसको देख, किसका मुंह देख के आरएनए बना रहा है? ठीक है। ब्लू वाले का या पिंक वाले का? पिंक वाले का ना। ठीक है। सो इसका मतलब ये पिंक वाला स्टैंड कौन सा स्टैंड है? लिख लो ना चोरी चोरी, टेम्पलेट स्टैंड। और ये ब्लू वाला कौन सा स्टैंड है? कोडिंग। ठीक है। और देखो ना टेम्पलेट को कैसे रीड कर रहा है, किस डायरेक्शन में? 3 to 5। सो 3 प्राइम 5 प्राइम। और नया आरएनए कैसे बन रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। सो जैसे मैंने बोला, मैं इनिशिएशन के लिए 3 ऑप्शन दे रहा हूं, बोर्ड वरी लक्ष्य दया। ठीक है। ऐसा होता है क्या कि सिग्मा फैक्टर पहले जाके प्रमोटर पे बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर पहले जाके प्रमोटर सीक्वेंस पे बाइंड करेगा, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जाकर के प्रमोटर पे बाइंड करेगा। सो ऐसा होता, पहला ऑप्शन क्या है
कि फर्स्ट सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू प्रमोटर and then RNA polymerase binds to sigma factor which is already bound to promoter. ऐसा होता है क्या? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था कि पहले RNA polymerase बाइंड करता है प्रमोटर पे, फिर सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है। ऐसा भी नहीं होता है। सो आप याद रखो, पहले कौन बाइंड करता है? सिग्मा फैक्टर और RNA पॉलीमरेज, पहले ये दोनों बाइंड करते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों बाइंड कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज या फिर होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो मैं 3 ऑप्शन दिया। फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू प्रमोटर एंड देन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू सिग्मा फैक्टर विच इज ऑलरेडी बाउंड टू प्रमोटर। रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि RNA polymerase binds to promoter, then sigma factor also binds to RNA polymerase which is already bound to promoter. Also wrong. लास्ट वाला सही होता है, ठीक है। सो पहले क्या लेना है कि RNA polymerase और सिग्मा फैक्टर आपस में बाइंड करेंगे, फिर जो कंप्लीट एंजाइम है होलो एंजाइम RNA polymerase वो किससे बाइंड करेगा? प्रोमोटर से बाइंड करेगा। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर, इसी को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनिशिएशन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सो इनिशिएशन म्हणजे काय आहे? फर्स्ट सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज एंड देन द कंप्लीट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर, ठीक है। सो पहला स्टेप कौन सा है? इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला आएगा या साथ में आएगा? साथ में आएगा। आरएनए पॉलीमरेज along with सिग्मा फैक्टर। अरे अकेले आएगी, दूसरा साथ आए? साथ है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज along with सिग्मा फैक्टर, सॉरी फॉर क्रूड एग्जांपल्स, RNA polymerase along with sigma factor binds to क्या? कॉकरोच। binds to promoter sequence। ठीक है, RNA polymerase सिग्मा फैक्टर के साथ आकर के किससे बाइंड करेगा? प्रोमोटर सीक्वेंस से। सो बेसिकली सिंपल है, सबसे पहले RNA polymerase प्लस सिग्मा फैक्टर, तो क्या बनेगा? दोनों मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, मतलब कंप्लीट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। और ये तैयार है किससे बाइंड करने के लिए? प्रोमोटर से। बाइंड्स टू प्रोमोटर। सो इसका मतलब प्रोमोटर बाइंड करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को? सिग्मा फैक्टर। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं होता तो आरएनए पॉलीमरेज फेल्स टू बाइंड्स टू प्रोमोटर, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या हो रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर binds to promoter DNA sequence. So RNA polymerase plus sigma factor, ठीक है, and sigma factor helps RNA polymerase to recognize promoter sequence, ठीक है। अब एक बार यहां पे प्रोमोटर पे लग गया तो फिर सिग्मा फैक्टर का कुछ काम है क्या? नहीं। तो इसका मतलब आफ्टर इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर रिमेन्स बाउंड टू RNA polymerase या is detached from RNA polymerase, so रिमूव हो जाता है ना। सो आप देखो नेक्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा स्टेप है? इनिशिएशन के बाद कौन सा स्टेप है? इलोंगेशन। सो क्लियरली इलोंगेशन में ये जो इलायची है ये बादाम के साथ है या अलग हो गया है? अलग हो गया है। कैन यू सी दैट? सो आरएनए पॉलीमरेज के साथ पहले सिग्मा फैक्टर था लेकिन अभी है या इससे सेपरेट हो गया? सेपरेट। इसका मतलब सिग्मा फैक्टर हैज नो रोल आफ्टर सक्सेसफुल इनिशिएशन, सिग्मा फैक्टर डिटैचेस आफ्टर इनिशिएशन, आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन स्टेप अकेला अपने दम पे करता है, उसको सिग्मा रो की गरज नहीं है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस नहीं है। सो
नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? आफ्टर इनिशिएशन, ठीक है, सिग्मा फैक्टर रिमेन्स बाउंड या डिटैचेस? डिटैचेस। जा रहा हूं मैं, ठीक है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। आफ्टर सिग्मा फैक्टर, ठीक है, आफ्टर इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर डिटैचेस फ्रॉम क्या? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पे, आरएनए पॉलीमरेज विदाउट एनी फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज ऑन इटसेल्फ कैरीज आउट क्या? कौन सा स्टेप? दूसरा स्टेप कौन सा है? इलोंगेशन, ठीक है। सो बेसिकली इलोंगेशन में क्या होगा? देखो ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कौन सा स्ट्रैंड है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को आरएनए पॉलीमरेज कैसे रीड करेगा? कौन से डायरेक्शन में? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे तो एटीजीसी है, और आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट को 3 से 5 में रीड करेगा। नया आरएनए कैसे बनाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा, ठीक है। और यहां पे देखो इस तरह की कॉम्प्लीमेंटेरिटी रहेगी, ठीक है। यहां पे जो सबस्ट्रेट होगा वो कौन होगा? न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट? ट्राइफॉस्फेट। कितने तरह के? 4 तरह के राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कौन कौन से होंगे? एटीपी, यूटीपी, ओटीपी नहीं, सीटीपी, जीटीपी। 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड नहीं, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट, मतलब एनर्जी सोर्स एज वेल एज सबस्ट्रेट फॉर पॉलीमराइजेशन। तो अगर यहां पे सी है तो यहां पे आएगा कौन सा? जीटीपी। लेकिन लगेगा क्या? जीएमपी, और 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, विच इज वेरी सेम टू द नेचर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज याद है हाई प्रोसेसिविटी, हाई फिडेलिटी थी, उतनी हाई फिडेलिटी आरएनए में पॉलीमरेज में नहीं होती है, ठीक है। लास्ट में कौन सा आएगा? अब देखो ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि यहां टर्मिनेटर है, ग्रीन मतलब फ्री, ठीक है। सो टर्मिनेटर सीक्वेंस जो है वो ग्रीन से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। सो नोटिस करो कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला निकल रहा है या रो फैक्टर के साथ निकल रहा है? रो फैक्टर के साथ निकल रहा है, ठीक है। तो रो फैक्टर पहले से प्रेजेंट होना चाहिए टर्मिनेटर पे, और जब आरएनए पॉलीमरेज वहां जाए तो रो फैक्टर के साथ निकल जाए, ठीक है ना। सो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि थर्ड स्टेप क्या है पॉलीमराइजेशन का? थर्ड स्टेप क्या है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला या along with रो, along with रो, आरएनए पॉलीमरेज along with रो फैक्टर लीव्स, छोड़ के चला जाता है, लीव्स कौन सा रीजन? टर्मिनेटर डीएनए सीक्वेंस। आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ छोड़ के चला जाता है, ठीक है, टर्मिनेटर सीक्वेंस पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। और भी तरह के टर्मिनेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो आप याद रखो ज्यादा इंपॉर्टेंस टर्मिनेटर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? प्रोमोटर का। प्रोमोटर डिसाइड करता है कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा और कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग होगा। एक्चुअली प्रोमोटर कहां प्रेजेंट होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, लेकिन रेफरेंस स्ट्रैंड कौन सा है? कोडिंग स्ट्रैंड। इसलिए सीक्वेंस बोलनी हो तो किसकी बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड की, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये मैंने पहले ही बता चुके हैं कि आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज में 2 अंतर है। पहला डिफरेंस क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज न्यू चेन को स्टार्ट कर सकता है, डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो खुद ही हेलिकेज नेचर भी रखता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज इज हेलिकेज डिपेंडेंट, उसको दूसरा हेलिकेज चाहिए। सो अगर आप यहां देखो तो क्या लिखा है, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, ठीक है।
इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स. म्हणजे काय आहे की आरएनए पॉलिमरेज खुद ही हेलिकेज एक्टिविटी भी एग्जिबिट करता है, खुद ही हेलिकेज एक्टिविटी भी रखता है. ठीक है, तो इससे पहले हम सब यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन पे आए. लास्ट पॉइंट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, वो क्या है? वो ये है, देखो ना भाई. तो अगर ये बैक्टीरिया का सेल है, अगर ये बैक्टीरिया का सेल है, इश्क किया कोलाई, ठीक है, तो इसका ये डीएनए है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, ठीक है, और इसके डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए. डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए. अभी आरएनए का सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुआ है. आरएनए सिंथेसिस इज इन प्रोसेस, अभी चल रहा है, अभी काम चालू है. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? इसका ट्रांसलेशन भी होने लगा है. देख रहे हो आप? नहीं देख रहे हो? ठीक है, सो पॉइंट ये है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड. ये पॉइंट है ना. तो इसका असर्शन क्या है? असर्शन क्या है? इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑलवेज कपल्ड या कैन बी कपल्ड? कैन बी कपल्ड. ठीक है, कैन बी कपल्ड का मतलब क्या है? देखिए नकर साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे दोनों हो सकते हैं. इसका रीजन क्या है? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में हो रहा है या सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है? सेम कंपार्टमेंट में. तो याद रखना, कपलिंग का रीजन सेम टाइम नहीं देना है. क्या देना है? सेम कंपार्टमेंट देना है, क्योंकि सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है. बाय द वे, कंपार्टमेंट का नाम क्या है? साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म, जो बोलो. ठीक है, सो बिकॉज दे आर हैपनिंग इन सेम कंपार्टमेंट, देयरफॉर दे कैन हैपन इन सेम टाइम. ठीक है, so in bacteria transcription and translation can be coupled. RNA synthesis and protein synthesis from the RNA which is being synthesized can occur at the same time. ठीक है, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों का कंपार्टमेंट सेम है. देर इज नो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है, अगर बात करें हम सब यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में कहानी बहुत अलग है. ठीक है, तो यूकैरियोट में ऑब्वियसली यू हैव सेल मेम्ब्रेन. ऑर्गेनेल को छोड़ दो, न्यूक्लियस को पकड़ते हैं, मेन ऑर्गेनेल को, न्यूक्लियस. ठीक है, सो न्यूक्लियस में ऑब्वियसली डीएनए है. ठीक है, सो यूकैरियोट्स में क्या होता है? आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस. तो इसमें क्या होता है? पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए. क्या बनता है? एचएनआरएनए. कहां बनता है? न्यूक्लियस के अंदर. त्यानंतर एचएनआरएनए के मॉडिफिकेशन से क्या बनता है? एमआरएनए. एचएनआरएनए से आरएनए बनने के मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग. क्या? एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग. ये कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप्स में. कौन कौन से? कैपिंग, स्प्लाइसिंग आणि टेलिंग. ठीक है ना. सो यूकैरियोट्स में पहले तो आप ये देखो, साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है. कहां हो रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म में. ठीक है, तो कपल हो सकता है क्या? नहीं. पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद ट्रांसलेशन होगा. क्यों? क्योंकि आरएनए को, ये जो एमआरएनए है, इसको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियस से एग्जिट. क्या करना पड़ेगा? एग्जिट. और साइटोप्लाज्म में आएगा. साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आने के बाद इसका क्या होगा? ट्रांसलेशन. सो असर्शन क्या हो गया? इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन नॉट बी कपल्ड. उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे अकर इन सेम कंपार्टमेंट या डिफरेंट कंपार्टमेंट? डिफरेंट कंपार्टमेंट. पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन. उसके बाद और उसके पैरेलल क्या होगा? प्रोसेसिंग. किसकी प्रोसेसिंग? एचएनआरएनए की. और प्रोसेसिंग के बाद भी वो बाहर निकलेगा. प्रोसेसिंग के पहले बाहर निकलेगा, प्रोसेसिंग के बाद बाहर निकलेगा? प्रोसेसिंग के बाद बाहर निकलेगा. कहां से न्यूक्लियस से एग्जिट करता है? याद है, न्यूक्लियर पोर. ठीक है, और बाहर आने के बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन. तो आप देखो, ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय प्रोसेसिंग फॉलोड बाय ट्रांसलेशन. सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकता है. किसमें?
यूकैरियोट्स में, ठीक है। सो देखो ये मैंने बता दिया ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज है या एटलीस्ट थ्री, ठीक है। हम लोग कौन से वाले को लेके पढ़ेंगे, आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 कौन सा आरएनए बनाएगा, एचएनआरएनए। फिर एचएनआरएनए की क्या होगी प्रोसेसिंग, तो क्या बनेगा एचएनआरएनए, एमआरएनए। सो अपने सिलेबस में यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली नहीं है, लेकिन एचएनआरएनए प्रोसेसिंग अपने सिलेबस में है। अपने सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन यूकैरियोट की प्रोसेसिंग, एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग अपने सिलेबस में है। सो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं एचएनआरएनए प्रोसेसिंग। एचएनआरएनए प्रोसेसिंग किसका फीचर है, ये यूकैरियोट्स का। चलो एचएनआरएनए को एचएनआरएनए क्यों बोलते हैं, एचएनआरएनए में एच का मतलब है हेट्रोजीनियस। अब इसको हेट्रोजीनियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एक्सॉन्स भी हैं और इसके पास इंट्रॉन्स भी हैं, मतलब कोडिंग भी है और नॉन कोडिंग भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। और दूसरा इसको न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता है। न्यूक्लियस के बाहर एचएनआरएनए जाता है या एमआरएनए जाता है, एमआरएनए जाता है ना। सो एचएनआरएनए तो कन्फाइंड है ना, कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर। एचएनआरएनए न्यूक्लियस में कन्फाइंड है, न्यूक्लियस के बाहर एचएनआरएनए जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। सो एचएनआरएनए प्रोसेसिंग इज अ फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। और एचएनआरएनए प्रोसेसिंग कहां होती है, न्यूक्लियस के अंदर। इसमें शुरुआत किससे होगी, एचएनआरएनए से, और 3 स्टेप में एचएनआरएनए से क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। कितने स्टेप में, 3 स्टेप्स में बन जाएगा, ठीक है। सो चला लक्ष्य दिया, यहां पे देखो कौन सा आरएनए बन रहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच इट वेरी केयरफुली। कौन सा आरएनए बन रहा है इस वाले केस में, एचएनआरएनए बन रहा है ना, ठीक है। अगर ये आरएनए एचएनआरएनए है तो ये आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है, 1 या 2। अरे आरएनए पॉलीमरेज 1 तो आरएनए बनाता है ना, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है, एचएनआरएनए, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, इलायची क्या है, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। यहां एक है, 2 है या बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, दिख रहा है क्या। नेक्स्ट ये पिंक वाला स्टैंड टेम्पलेट है, ब्लू वाला स्टैंड कोडिंग है। तो यहां पे भी वही सिस्टम एनसीईआरटी ने यूज किया है, टेम्पलेट का, कोडिंग का, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ कि ये कौन सा फेज शो किया है एनसीईआरटी ने, अभी क्या हो रहा है, इनिशिएशन, टर्मिनेशन या इलोंगेशन, इलोंगेशन। एनसीईआरटी ने यूकैरियोट का क्या शो किया है, इलोंगेशन, ठीक है। सो जब इलोंगेशन हो रहा है एचएनआरएनए का, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का एचएनआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन चालू है, ठीक है। सो ये क्या बना, एचएनआरएनए। ये एचएनआरएनए का कौन सा एंड है, 5 प्राइम, और ये एचएनआरएनए का कौन सा एंड है जो अभी ग्रो कर रहा है, 3 प्राइम। ऑल ऑफ यू विल एग्री, ठीक है। अब एचएनआरएनए बाय नेचर इसमें क्या पाए जाते हैं, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स। इसमें एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, वो जीनोम का इंट्रिंसिक नेचर है कि जीनोम वैसा ही है, ठीक है। अब मेरी शक्ल ऐसी ही है तो मैं क्या करूं, ठीक है, तो ये ऐसा ही है तो मैं, तो कोई क्या करे, ठीक है। सो बाय नेचर एक्सॉन इंट्रॉन आर प्रेजेंट, दे आर रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो बाय नेचर इसमें एक्सॉन इंट्रॉन पाए जाते हैं। और सबसे पहले कौन सा एंड बाहर आ रहा है, 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो प्रोसेसिंग का पहला स्टेप कौन सा होता है, कैपिंग। कैपिंग में क्या लगता है, कितना न्यूक्लियोटाइड लगता है, एक, यूजुअल या अनयूजुअल, अनयूजुअल। देखो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कैसा होता है, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। लेकिन यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड लगा है वो कैसा है, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। अरे MgPpp है ना,
मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड तो मोनोफॉस्फेट होता है ना, ठीक है। सो ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो 5 प्राइम पे लग रहा है ये नॉर्मल है या एब नॉर्मल है? एब नॉर्मल है, ठीक है। सो पहला स्टेप कौन सा है एचएनआरएनए प्रोसेसिंग में? फर्स्ट स्टेप इज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैपिंग। पहला स्टेप कौन सा है? कैपिंग। कैपिंग में क्या लगता है, कितना लगता है, 10 या एक? एक न्यूक्लियोटाइड लगता है ना, ठीक है। यूजुअल या अनयूजुअल? अनयूजुअल। और क्या लगता है? न्यूक्लियोटाइड। कहां लगता है, 3 प्राइम एंड पे या 5 प्राइम एंड पे? 5 प्राइम एंड पे, एट 5 प्राइम एंड ऑफ क्या? 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए, ठीक है। तो अब सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने चाहिए, ठीक है। माना कि तुम सब न्यूटन बैच में नहीं हो लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, कि 5 प्राइम एंड पे ये क्यों लग रहा है। ये तो मैंने बता दिया कि क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड लग रहा है। नॉर्मल या एब नॉर्मल? एब नॉर्मल। नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट और ये ट्राइफॉस्फेट है, तो 1 अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड लग रहा है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन क्यों लग रहा है? देखो एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। मैं इसको बोलता हूं पैकमैन, ठीक है। कौन सा एंजाइम? 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। ये एक्सोन्यूक्लियस, ये जो 5 प्राइम एंड है इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे कैप रहे, क्या रहे, टोपी, कैप, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। सो ये जो 5 प्राइम कैप है, ठीक है, जो यहां लग रहा है MgPpp, ये किससे बचा रहा है? कैपिंग किससे बचा रहा है? एक्सोन्यूक्लियस से बचा रहा है, ठीक है ना। सो जो कैपिंग है इसमें क्यों हो रही है कैपिंग, वाई, क्यों हो रही है कैपिंग? तो आप लिखो प्रिवेंट्स 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस डाइजेशन, या 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बचने के लिए हो रही है क्या? कैपिंग। कैपिंग में कितना लगता है? एक। कहां लगता है? 5 प्राइम एंड पे। क्या लगता है? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। उस अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड का नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एनसीईआरटी में 7 नहीं लिखा है, ठाला फॉर अ रीजन, ठीक है, लेकिन एनीवेज वी कैन स्टिल राइट मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड कौन सा है? 5 प्राइम, और कैप कौन सा है? 7 मिथाइल। 5 मिथाइल नहीं, 7 मिथाइल। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 7 प्राइम कैप या 5 प्राइम कैप? 5 प्राइम कैप, ठीक है। सो यूकैरियोट्स में, सिस्ट्रॉन में, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का जैसे ही 5 प्राइम एंड बाहर निकलेगा, तुरंत उसकी क्या होनी जरूरी है? कैपिंग। कैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिंग प्रिवेंट्स 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ एचएनआरएनए। सो लॉन्जेविटी ऑफ एचएनआरएनए के लिए आवश्यक आहे, ठीक है। सो कैपिंग। और देखो कैपिंग कब हो सकती है? जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और इधर कैपिंग हो गई, नो प्रॉब्लम। दोनों प्रोसेस कैसे हो सकते हैं? कोइंसिडेंट, साइमल्टेनियस हो सकते हैं ना। नेक्स्ट, अब दूसरा प्रोसेस कौन सा है? देखो ना, दूसरा प्रोसेस कौन सा है? स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग में क्या होगा कि इंट्रॉन्स रिमूव होंगे, ठीक है, और एक्सॉन्स ज्वाइन होंगे। देखो ये E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड सो ऑन। सो कोई भी यूकैरियोट का जीन आप ले लो, टेक एनी यूकैरियोटिक सिस्ट्रॉन, उसमें X नंबर ऑफ एक्सॉन्स होंगे, Y नंबर ऑफ इंट्रॉन्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। और वो इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और एक्सॉन्स को ज्वाइन करना है, लेकिन रैंडमली नहीं, ऑर्डर में। इसका मतलब ये E1 के बाद क्या आना चाहिए? E2। अरे जब ये बीच वाला इंट्रॉन रिमूव हो गया तो E1 के बाद क्या आना चाहिए? E2,
E3, E4, E5। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक्सॉन्स ज्वाइन हो रहे हैं और इंट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो मशीनरी है, जो प्रोटीन असेंबली है, इसको क्या बोलते हैं? स्प्लाइसियोसोम्स। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसियोसोम्स। स्प्लाइसियोसोम्स क्या कर रहे हैं? स्प्लाइसिंग। ठीक है ना। और बहुत सारे इंट्रॉन्स होते हैं जो खुद से रिमूव होते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स। बहुत सारे हैं जो प्रोटीन मीडिएटेड, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मीडिएटेड होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन उनको रिमूव करते हैं। सो हम लोग को ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंट्रॉन्स वगैरह नहीं पढ़ना है। वी जस्ट हैव टू नो कि इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड, लेकिन रैंडमली या फिर इन ऑर्डर। इन ऑर्डर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। ठीक है, सो आप इसको यहां से देख सकते हो, एनसीईआरटी में लिखा है। कैपिंग और स्प्लाइसिंग को पहले मैं रीड कर देता हूं। तो कैपिंग में क्या होता है? इन कैपिंग कितना लगता है? एक। एक को क्या बोला है? एन। ठीक है, यूजुअल या अनयूजुअल? अनयूजुअल। ये अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि ये ट्राइफॉस्फेट है। नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोफॉस्फेट, लेकिन ये ट्राइफॉस्फेट है और इसका जो गुआनिन है वो मिथाइलेटेड है 7th पोजीशन पे। ठीक है, सो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहां ऐड होता है? 5 प्राइम एंड। क्यों ऐड होता है? 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस कौन सा है? स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग जस्ट अबव कैपिंग लिखा हुआ है। तो स्प्लाइसिंग क्या करता है? उसमें इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं और एक्सॉन्स ज्वाइंड होते हैं, लेकिन रैंडमली या डिफाइंड ऑर्डर में। डिफाइंड ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सॉन कहीं पे भी लग जाएगा, दैट विल रिजल्ट इन नॉनसेंस। लेकिन इंट्रॉन्स के रिमूव के बाद एक्सॉन्स ज्वाइंड होते हैं। ठीक है, अब आप देखो, एक लाइन में यहां पे बोलना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, मोस्ट पीपल गेट इट रॉन्ग। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्सिटी है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन है? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए के पास दोनों है, एक्सॉन्स भी, इंट्रॉन्स भी, एंड आर नॉन फंक्शनल। अब आप मुझे बताओ, इसको पढ़ करके मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन्स बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल। म्हणजे काय आहे? ये लाइन क्या बोलना चाह रही है? इंट्रॉन नॉन फंक्शनल है, ऐसा बोलना चाह रही है लाइन, या फिर ऐसा बोलना चाह रही है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नॉन फंक्शनल है? ठीक है, सो देखो, इंट्रॉन्स को हम लोग नॉन कोडिंग तो बोल रहे हैं, लेकिन नॉन फंक्शनल नहीं बोलेंगे। एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल। हाँ, इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग ये तो लिखा है, लेकिन इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल ये तो नहीं लिखा है। ठीक है, सो अगर आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करो, नोवेयर इन एनसीईआरटी यू विल फाइंड एवर कि इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल। ठीक है, इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग ऐसे बोलना है। ठीक है, हाँ, अगर इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग है और इंट्रॉन्स एचएनआरएनए में है, तो एचएनआरएनए नॉन फंक्शनल है, मगर इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल है, ऐसा एनसीईआरटी ने कहीं नहीं बोला है। सो आप मुझे एक बात बताओ, इंट्रॉन्स के लिए क्या वर्ड यूज करना है? नॉन कोडिंग, नॉन फंक्शनल नहीं। और एचएनआरएनए के लिए क्या वर्ड यूज करना है? नॉन फंक्शनल। दोनों में अंतर है ना? ठीक है ना, सो इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग बट एचएनआरएनए इज नॉन फंक्शनल अनलेस इट इज प्रोसेस्ड। जब तक उसकी क्या ना हो, प्रोसेसिंग, तब तक वो कैसा है? नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो लास्ट स्टेप कौन सा है आप देखो, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है? टेलिंग। क्या होता है? टेलिंग। सो ऑब्वियसली टेलिंग कौन से एंड पे होती है? 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, और टेलिंग में क्या लगता है? 200 से 300। क्या लगता है? यूजुअल, अनयूजुअल या यूजुअल? यूजुअल। कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगता है? एएमपी। एएमपी को आप क्या बोलते हो? कौन सा एडिनाइलेट ग्रुप या एडिनाइलेट रेजिड्यू बोल सकते हैं ना? तो बेसिकली इस सरगम क्या है? ऐसा। ठीक है, लगता है कितनी बार लगता है? ए कितनी बार लगता है? 200 से 300, 200 से 300। अब इसमें क्या अनयूजुअल है? न्यूक्लियोटाइड तो ये नॉर्मल है एडिनाइलेट। अरे जैसे यहां पे बीच में कहीं होगा एडिनाइलेट, वैसे लास्ट में होगा एडिनाइलेट। तो जैसा ये है वैसा ये है। सो इसमें केमिकल तो नॉर्मल है, लेकिन इसका नंबर
एबनॉर्मल है। 200 से 300 बार लग रहा है ना ए, ठीक है ना। सो एडिनाइलेट रेजिड्यू क्यों लग रहा है 200 से 300 बार? वो क्या बनाना चाह रहा है आरएनए? पॉली ए टेल, पॉली एडिनाइलेट टेल बनाना चाह रहा है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये बताओ कितना, हाउ मच, तो क्या उसका आंसर क्या है? 200 से 300, ठीक है। क्या, तो उसका आंसर क्या है? एएमपी। एएमपी मतलब एडिनाइलेट, ठीक है। कहां, तो उसका आंसर क्या है? कौन सा एंड? 3 प्राइम एंड, ठीक है ना। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, व्हाट न्यूक्लियोटाइड एंड एट व्हाट लोकेशन दे आर एडेड, ठीक है। अब एक सवाल ये मेरे दिमाग में आया, तुरंत आया, मे बी आपके दिमाग में भी आया, ठीक है, कि अगर यहां पे 200 बार ए लग रहा है तो क्या डीएनए में टेम्पलेट स्टैंड पे 200 बार टी है क्या? नहीं। इसका मतलब डीएनए में टी नहीं है, मगर आरएनए में टी, आरएनए में ए लग रहा है। और एक चीज और देखो कि ये तो 3 प्राइम एंड जब बाहर निकल आ रहा है, तो 3 प्राइम एंड जब बाहर निकल आ रहा है तभी ये ए लग रहा है ना। तो ये ए कब लग रहा है? जब ये 3 प्राइम एंड ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर है, या जब वो ट्रांसक्रिप्शन बबल के बाहर आ गया? जब बाहर आ गया, मतलब डीएनए छोड़ के आरएनए बाहर आ गया। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन या आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन? आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। तो जो स्प्लाइसिंग है और जो कैपिंग है वो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकती है। अरे एक तरफ 3 प्राइम एंड अभी बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन चालू है, 5 प्राइम एंड बाहर निकल आया, लक्ष्य दिया, ट्रांसक्रिप्शन चालू है ना। सो कौन सा एंड बाहर निकल आया पहले? 5 प्राइम एंड। सो कैपिंग कैन अकर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। सेम इज ट्रू फॉर स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग भी थोड़ी बहुत हो सकती है जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, लेकिन टेलिंग कब होगी? जब 3 प्राइम एंड बाहर आ जाए, ठीक है ना। सो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इज डन, ओनली देन टेलिंग कैन अकर थ्योरेटिकली, ठीक है, इन प्रिंसिपल। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कि ये कैसे होता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में या टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। डीएनए का मुंह देख के 200 बार ए लग रहा है क्या? नहीं। बिना डीएनए को देखे 200 बार ए लग रहा है ना, 200-300 बार। सो क्या बोलेंगे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। और इसका एंजाइम कौन सा है? पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज, ठीक है, पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज। अब बस मुझे एक बात बताओ, ये पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज 200 से 300 बार 3 प्राइम एंड पे एडिनाइलेट रेजिड्यू लगा रहा है, ए लगा रहा है। तो पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज है या आरएनए पॉलीमरेज है? आरएनए पॉलीमरेज है। लेकिन क्या ये टेम्पलेट डिपेंडेंट है? क्या ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है या डीएनए इंडिपेंडेंट है? डीएनए इंडिपेंडेंट है, बिना डीएनए के आरएनए बना रहा है ना। सो पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग 3 स्टेप में होती है, कौन कौन सी? कैपिंग, कैपिंग में एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड लगता है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहां लगता है? 5 प्राइम एंड पे। क्यों लगता है? एक्सोन्यूक्लियस से बचाने के लिए। फिर स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स रिमूव होते, एक्सॉन्स ज्वाइंट होते, ठीक है। स्प्लाइसिंग क्यों जरूरी है? बिकॉज HNRNA इज फंक्शनल या नॉन फंक्शनल? HNRNA इज नॉन फंक्शनल बिकॉज इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग, ठीक है। और लास्ट में क्या आ गया? लास्ट में आ गया टेलिंग, ठीक है। और टेलिंग क्यों नेसेसरी है मालूम है? क्योंकि जब तक ये टेलिंग ना हो तब तक एग्जिट फ्रॉम साइट, एग्जिट फ्रॉम न्यूक्लियस पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब पॉली एडिनाइलेशन टेलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जिट ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो टेलिंग एक तरह का चेक है, जब तक टेलिंग हो नहीं जाएगा तब तक आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा। और टेलिंग होने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा आरएनए? मैच्योर एमआरएनए। तो ये जो मैसेंजर आरएनए यहां लिखा हुआ है ये अब मैच्योर है, ये अब क्या हो चुका है? मटूरे, ठीक है।
और इसके आगे आप लिख सकते हो इट इज रेडी टू एग्जिट। कहां से कहां? फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। इसका मतलब पॉलीएडिनाइलेशन is very essential for exit of RNA from nucleoplasm to cytoplasm। जब तक पॉलीएडिनाइलेशन नहीं होगा तब तक एग्जिट फ्रॉम न्यूक्लियस नहीं होगा। ये बात 100% क्लियर है या नहीं है ना? ठीक है, तो एक बार ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? एक लाइन लिखा है, डायलॉग लिखा है कि फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA को अब क्या बोलेंगे? mRNA। फुल्ली प्रोसेस मतलब क्या? आफ्टर टेलिंग, तभी तो फुल्ली प्रोसेस बोलेंगे। इज रेडी टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट। ठीक है, नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। ठीक है, कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट आज न्यू फीचर है या पुराना फीचर है जीनोम का? प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स कैसा फीचर है? पुराना फीचर है। और इंट्रॉन्स है, फिर वो प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, ये सब पास्ट की याद दिला रहा है। क्या लिखा है? रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। तो देखो ये सारे प्रोसेसेस, आरएनए का बनना, आरएनए की स्प्लाइसिंग, ये सब किसका एविडेंस है? आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस का एविडेंस है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग जेनेटिक कोड पे आ रहे हैं। जेनेटिक कोड वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ाना है आज बस क्लोज करते हुए मैं बस नाम समझा रहा हूं कि अभी तक क्या हम लोगों ने देखा। ठीक है, सो लुक, हम सबने देखा कि डीएनए में कितने तरह के बेस होते हैं? 4 तरह के, ATGC, 4 तरह के। डीएनए से क्या बना ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद? mRNA। mRNA में कितने तरह के बेसेस हैं? ऑल्सो 4 तरह के। कौन कौन से? AUGC, ये भी कितने तरह का है? 4 तरह का है। ठीक है, सो एनसीईआरटी बोलता है द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन आर डिफिकल्ट टू कंसेप्चुअलाइज या इजी टू कंसेप्चुअलाइज? इजी टू कंसेप्चुअलाइज। डीएनए रेप्लिकेशन को समझना और डीएनए से आरएनए के बनने को समझना, ये दोनों इजी है। क्यों? क्योंकि ए है तो टी, जी है तो सी, यहां पे ए है तो यू, जी है तो सी। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। अरे ये दोनों ही तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना। डीएनए भी क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब इसका केमिकल आरएनए के जैसा है ना, आरएनए की फैमिली को बिलोंग करता है। बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और इनके मोनोमर्स भी न्यूक्लियोटाइड है। सो व्हाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर इजी टू कंसेप्चुअलाइज? उसको कंसेप्चुअलाइज करना इजी क्यों है? सो पहला रीजन ये है कि बोथ दीज मॉलिक्यूल बिलोंग टू सेम केमिकल क्लास। दोनों का केमिकल क्लास क्या है? सेम है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। दोनों में 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। सो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड बिकॉज ऑफ सेम केमिकल क्लास, दीज टू आर इजी टू कंसेप्चुअलाइज। ये भी 4 तरह के मोनोमर का बना है, ये भी 4 तरह के मोनोमर का बना है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में क्या बनता है? mRNA से पॉलीपेप्टाइड बनता है ना। इसके मोनोमर 4 तरह के हैं या 20 तरह के हैं? 20 तरह के अमीनो एसिड का बना होता है ना। ये 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स का बना होता है ना। आप कुछ के नाम याद है क्या? लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सेरीन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, 20 तरह के अमीनो एसिड है ना। और ये अलग क्लास है, इसकी बॉन्ड अलग है। इसमें कौन सी बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। इन दोनों में कौन सी बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट, एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दे आर इजी टू कंसेप्चुअलाइज, बट ट्रांसलेशन इज डिफिकल्ट टू कंसेप्चुअलाइज। ट्रांसलेशन को समझना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि पहले तो ये 4 तरह के मोनोमर से 20 तरह के मोनोमर वाला पॉलीमर लगाना है। ठीक है, सो इसको लगाने के लिए एक ही तरीका है, बीच में क्या होनी पड़ेगी? एनकोडिंग। क्या होनी पड़ेगी? एनकोडिंग। ठीक है, अब ध्यान से सुनना।
अगर ये 4 तरह का है तो अगर एक अमीनो एसिड के लिए एक न्यूक्लियोटाइड लिया जाए तो कितने कोड पॉसिबल है? 4। ठीक है, मान लो एडेनिन है और वहां पे क्या लग गया? एस्पार्टिक एसिड। गुआनिन है, वहां पे क्या लग गया? वैलिन। यूरासिल है, वहां पे क्या लग गया? फिनाइलएलेनिन। और साइटोसिन है तो वहां पे क्या लग गया? थ्रियोनिन, लेटस से। तो 4 न्यूक्लियोटाइड अगर एक 1 on 1 अगर कोड करेंगे तो कितने अमीनो एसिड का कोड हो पाएगा? 4 का ही हो पाएगा ना। लेकिन याद रखो कोड कितने को करना है? 20 को। सो अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करे तो 4 अमीनो एसिड ही कोड हो पाएंगे। इसका मतलब 16 अमीनो एसिड कोड नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हो सकता है ओके चलो दो दो न्यूक्लियोटाइड मिल करके अमीनो एसिड को कोड करते हैं। सो अगर दो दो न्यूक्लियोटाइड मिल करके कोड करते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 4 स्क्वायर 16। जैसे फॉर एग्जांपल ए यू ए जी ए सी, ठीक है, यू 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 ए यू सी यू जी, ऐसे करके टोटल कितने बनेंगे? 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। अगर एक कोड जो है वो 2 बेसिस का ग्रुप हो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, और 16 कॉम्बिनेशन चाहिए या 20 चाहिए? 20 चाहिए। फिर भी 4 अमीनो एसिड का कोई कोड नहीं होगा ना। सो पहले बार एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था? जॉर्ज गैमो। क्या था? जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने बोला कि जब एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनता है सो एक न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड कोड नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 हैं और वो 20 है। 2 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप से भी 20 अमीनो एसिड कोड नहीं हो सकते क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड का मैक्सिमम ग्रुपिंग करेंगे तो कितने तरह के ग्रुप बनेंगे? 16। 4 पावर 2 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन चाहिए कितने? 20। तो पहली बार कौन आया? जॉर्ज गैमो। और जॉर्ज गैमो ने बोला कि एमआरएनए से प्रोटीन अगर इनकोड करना है तो उसमें बीच में क्या आना चाहिए? कौन सा कोड? जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड मस्ट बी क्या होना चाहिए? सिंगलेट, डबलेट या ट्रिपलेट? ट्रिपलेट। किस चीज का ट्रिपलेट? ट्रिपलेट ऑफ अमीनो एसिड या ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जेनेटिक कोड क्यों चाहिए? क्योंकि 4 तरह के ही न्यूक्लियोटाइड हैं, मतलब इसके मोनोमर 4 तरह के हैं और इसके मोनोमर 20 तरह के हैं। तो आपको इस चीज का आंसर मिला क्या कि ट्रांसलेशन में जेनेटिक कोड क्यों चाहिए? क्योंकि ये 4 तरह का है और ये 20 तरह का है, इसलिए क्या चाहिए? जेनेटिक कोड। अगर जेनेटिक कोड नहीं होगा, अगर इसमें कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो ये 4 ही अमीनो एसिड को कोड कर पाएगा ना, 16 अमीनो एसिड का क्या होगा? समझ रहे हो आप? दूसरा पॉइंट कि जेनेटिक कोड कहां लोकेटेड है, वेयर। सो ऑब्वियसली जेनेटिक कोड हम लोग डीएनए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आरएनए। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। तो जेनेटिक कोड कहां लोकेटेड है? एमआरएनए। जेनेटिक कोड क्यों चाहिए? बिकॉज 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैन नॉट इंडिविजुअली कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, देयरफॉर बीच में क्या चाहिए? एनकोडिंग। और जॉर्ज गैमो ने क्या बोला कि सिंगलेट से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि कितने कोड बन रहे हैं? 4। डबलेट से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि कितने कोड बन रहे हैं? 16। चाहिए कितने? 20। जब हम लोग ट्रिपलेट लेंगे जेनेटिक कोड का, क्या लेंगे? ट्रिपलेट। तब उस केस में कितने कोड बनेंगे? 4 पावर 3। कितने बनेंगे? 64। समझ रहे हो आप? इसका मतलब 64 तरह के कोडॉन्स बनेंगे और ये पॉसिबल है 20 को कोड कर सकते हैं। ठीक है, सो जॉर्ज गैमो ने बोला कि जेनेटिक कोड मस्ट बी ट्रिपलेट। ठीक है, जेनेटिक कोड का कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि इसमें और इसमें मतलब न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए एंड अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड में कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं है और कोई सिमिलैरिटी भी नहीं है, ना कोई जान है ना कोई पहचान है। ठीक है, सो ऐसे लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, और आज का क्लोजिंग पॉइंट क्या लिख लेते हैं? ठीक है ना, असर्शन देयर मस्ट बी एनकोडिंग
देयर मस्ट बी एनकोडिंग इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या चाहिए? एनकोडिंग। अगर ये असर्शन आता है तो रीजन क्या बोलेंगे? उसका रीजन ये हो जाएगा कि mRNA हैज 4 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। mRNA में कितने तरह के मोनोमर है? 4 तरह के। वेयर एज पॉलीपेप्टाइड हैज 4 टाइप्स या 20 टाइप्स? पॉलीपेप्टाइड हैज 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। इसलिए एनकोडिंग तो चाहिए। 1 on 1 पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सो 1 on 1 नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसको और थोड़ा एडवांस तरीके में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नाइदर एनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी। अरे देखो ना, जब ये भी 4 तरह का था, ये भी 4 तरह का था, तब कॉम्प्लीमेंटैरिटी आ गई थी ना। लेकिन ये 4 तरह का है, ये 20 तरह का है, तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो देयर इज नाइदर एनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ना कोई जान है, ठीक है, नॉर एनी सिमिलैरिटी, कोई सिमिलैरिटी भी नहीं है। कोई सिमिलैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि mRNA तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है। सो देयर इज नाइदर एनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी, नो 1 on 1 मैपिंग एंड नो सिमिलैरिटी। केमिकल नेचर भी अलग है और वो भी अलग है, इसलिए ओवरऑल क्या चाहिए होती है? जेनेटिक एनकोडिंग। ठीक है ना। अगर असर्शन ये आ जाए, असर्शन, दूसरा असर्शन है ये, ध्यान से सुनना, कि जेनेटिक कोड मस्ट बी ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड मस्ट बी ट्रिपलेट। तो इसमें किसको एक्सप्लेन करना है? ट्रिपलेट को एक्सप्लेन करना है ना। जेनेटिक कोड को एक्सप्लेन करना है या ट्रिपलेट को एक्सप्लेन करना है? ट्रिपलेट को एक्सप्लेन करना है ना। तो इसका रीजन ये आना चाहिए कि 4 पावर 1, मतलब जेनेटिक कोड अगर एक न्यूक्लियोटाइड का होता तो कितने कोड होते? 4। जेनेटिक कोड अगर 2 न्यूक्लियोटाइड का होता तो कितने कोड होते? 16। ये दोनों पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है? ये दोनों आइडियल जेनेटिक कोड क्यों नहीं है सिंगलेट और डबलेट? क्योंकि चाहिए कितने? 20। ठीक है। तो पहली बार साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो ने बोला कि 64 कोडॉन्स होंगे, एटलीस्ट 20 तो चाहिए ना। ठीक है। इट इज लाइक सेइंग कि आप अपने आपको 20 रुपए चाहिए, ठीक है, तो आप पेरेंट्स से कैसे मांगोगे? एटलीस्ट 20 चाहिए ना। अगर 50 मिल जाए तो रिजेक्ट कर दोगे क्या? नहीं ना। तो एटलीस्ट 20 चाहिए, बट इफ यू आर गेटिंग 50, 100, यू आर गेटिंग इट इन सरप्लस, तो एटलीस्ट कितने तो चाहिए ही चाहिए? 20। लेकिन सरप्लस कितने मिल रहे हैं? 44 एडिशनल मिल रहे हैं, लेकिन 20 तो चाहिए ना। इससे तुम्हारा काम चलेगा क्या? तुम 20 मांगो, पापा 4 रुपया दे, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो दीज टू डू नॉट वर्क एट ऑल। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है एनकोडिंग। तो जॉर्ज गैमो ने क्या बोला कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि वी रिक्वायर एटलीस्ट 20 कोड्स। कम से कम कितने कोड चाहिए? 20 कोड। बेसिस कितने तरह के हैं? 4। और 20 कोड एक या दो के सेट से, कॉम्बिनेशन से नहीं बनेंगे। जब तक 3 का कॉम्बिनेशन ना हो तभी 64 बनेंगे, जिसमें से एटलीस्ट 20 वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। ठीक है। वो अलग बात है, बहुत से सरप्लस है, उसमें डीजेनरेसी आ जाएगी, ये वो आ जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहले किसने बोला कि जेनेटिक कोड मस्ट बी ट्रिपलेट? जॉर्ज गैमो। कल हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, बहुत छोटा प्रोसेस है। उसके बाद जीन रेगुलेशन, लैक ओपेरॉन उसमें आएगा। फिर क्या आएगा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।